बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और आप सबको भी, और जो कि मुल्तान सुल्तान्स के फैंस हैं, उन सबको मुबारक हो क्योंकि हमारी टीम जीत गई है। और हमजा, आप कैसा फील कर रहे हैं अब? बस ठीक है, बस मुबारक दोबारा से आपने जो टीम सेलेक्ट की थी हार गई है। हाँ, मतलब मेरी दो टीमें हारी हैं और इकरा की जो है एक टीम ही सिर्फ हारी है। इकरा की लाहौर कलंदर आ रही थी, मेरी कराची किंग्स आ रही है और फिर अब पेशावर ज़ल्मी भी हार गई। और जो मेरी टीम जीती है वो क्या शानदार जीती है ना। नहीं, अब तो इसे में बात करनी है ना हमजा, ये मेरी टीम के बाद खत्म हो गई। नहीं, मुल्तान सुल्तान ने किस तरह से हराया पेशावर ज़ल्मी को, वो हो कमाल। बस हमारा दिन नहीं था, वरना तो पेशावर ज़ल्मी ने कमाल कर दिया। यही बात करती है वैसे कि हमारा दिन नहीं था, ड्यू फैक्टर था, आप लोगों ने जिसकी वजह से हार गए। हाँ, ये तो वैसे हारने वाली टीम की तरफ से ड्यू फैक्टर था। एक तो ज़ज़ई चला, हमारा दिन नहीं था। ज़ज़ई ने कैच भी ड्रॉप कर दिया सुहेब मकसूद का, तो सुहेब मकसूद ने बेहतरीन इनिंग्स खेल दी। चलें कोई नहीं, हम कैच पकड़ लेते ना वो वाला, तो हम जीत गए थे। हाँ जी, वो वाला कैच पकड़ लेते तो जीत जाते थे। लेकिन ये है कि इस बात को मानो हमजा कि मुल्तान सुल्तान से परफॉर्मेंस जो है बेशक दुबई जाने के बाद स्टार्ट हुई है, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस थी, जिसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा कि मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो इस बार पहली बार जो है PSL की चैंपियन बन गई है। और क्या कमाल जीत थी, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, हमने भी। जो ग्राउंड में खुशी है वो इकरा के चेहरे पे मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। मैंने इकरा होगा कि नहीं आगे चलते हैं, छोड़ो टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं, लेकिन अभी नहीं नहीं, पहले तो हमारी जीत की बात नहीं। आप बड़ा बेहतरीन खेली है जी आपकी टीम, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो और बहुत अच्छा खेल। मुबारक हो, आप रनर अप रहे नहीं, हाँ बिल्कुल, कोशिश तो की है और कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, फाइनल में हार के आप रनर अप ही आते हैं। ज़ज़ई की वैसे अगर बात की जाए, कल हमजा ने बड़े तरीके से और बड़े शानदार अंदाज में था। हमारे पास तो ज़ज़ई है, तो हमारी टीम तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ज़ज़ई बेचारे इससे जो उम्मीदें वाबस्ता थी ना, तो नहीं जितवा सकते ना, बाकी टीम को भी परफॉर्म करना था। खैर शुएब मलिक बेहतर खेले, अच्छा खेले, कामरान अकमल की इनिंग्स भी ठीक थी, लेकिन नहीं जीत सके। इसमें तफसील से बात करेंगे क्योंकि भाई आज हमारी टीम हारी हुई है, इकरा की टीम जीती हुई है, तफसील से बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल की, काफ़ी बेहतर होती जा रही है और वैक्सीन की किल्लत भी अब दूर हो गई है और वैक्सीनेशन का अमल जो है उसका तसलसल जो है वो इस वक्त जारी है। जबकि NCOC के सरबराह असद उमर ने कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक एक अहम बात की है और आलमी इदारा सेहत के जो दोहरे रवैये पर अफसोस का इजहार किया है। जो बात हम पहले भी कर रहे थे वो बात दुरुस्त उन्होंने उसी तरीके से की है और बड़ी अहम चीज़ यही है कि कैसे आप किसी वैक्सीन को नहीं मानेंगे अगर वो मयार पे पूरा उतरती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लोग जो हैं वो भी बड़ी कश्मकश का शिकार थे कि ये क्या हो रहा है भाई। कुछ लोगों को ये लगाई जा रही है, कुछ लोगों को ये लगा रही है, और कुछ लोग जो बाहर के मुल्कों में जाए थे उन लोगों ने जो अगर कोई दूसरी वैक्सीन लगवाई है तो उनको भी डर था कि भाई अब हमारी वैक्सीन ये वो वाली नहीं है तो मान नहीं रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। असद उमर ने कहा है कि इस किस्म की वैक्सीन जो है वो किसको तस्लीम करना है, ये तो फैसला आलमी इदारा सेहत जैसे इदारों का है। कौन सी वैक्सीन काबिल कबूल है, इनफरादी ममालिक का ये फैसला जो है वो इंतशार पैदा कर रहा है। और असद उमर ने यह भी कहा कि शहरियों की सेहत और तंदुरुस्ती का मामला है, आलमी तनाज़ात का शिकार नहीं बनना चाहिए इसको। जबकि NCOC के सरबराह की जानिब से ये ट्वीट इस तनाजुर में किया गया है कि जिसमें बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों पर एस्ट्राजेनेका या फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। हाँ जी, उसकी शर्त आयद कर दी गई है ना। लोग परेशान हैं, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, लोग परेशान वैसे ही हो रहे हैं, अगर पाबंदियाँ नहीं भी हैं तब भी वो परेशान हो रहे हैं कि नहीं हमें तो यही वैक्सीन लगाई जाए। अब देखें, हम यहाँ पर खुद तो इस पोजीशन में है नहीं कि हम ये कहेंगे जी कि हमें ये वैक्सीन लगाई जाए। अभी पहले आप बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को हर्ड इम्यूनिटी की जानिब जाना है, फिर आप ये बात करते हैं जी फलां वैक्सीन अगर आप लगवाएंगे तो उसको हम तो भाई नहीं मानने वाले हैं। आप होते कौन है ना मानने वाले? जब WHO को ये फैसला करना है, WHO को इस मामले में आगे भी आना चाहिए। इस तरह तो लोग जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाएंगे ही नहीं। लोग तो मजीद पहले हम मुश्किल से लोगों को मना रहे हैं, स्टेट्स कोशिश कर रही हैं, खासतौर पर बात की जाए तो तरक्की पजीर ममालिक जो है वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह से मनाया जाए, वहाँ पर जहालत भी ज़्यादा है, राग़िब किया जाए। लेकिन फिर भी अगर तिब्बी माहिरीन की बात की जाए तो वो भी यही कह रहे हैं कि जो आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा है वैक्सीन, उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर भी माना जाए। उनमें चीनी कंपनी से बनाई गई वैक्सीन भी शामिल हैं, जैसे साइनोफार्म हो गया, साइनोवैक हो गया। ये तमाम वैक्सीन जो हैं वो ठीक हैं और इनकी एक्यूरेसी भी ठीक है, 79% साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में
लग रही हैं ये वैक्सीन, फिर भी खैर ऐसा क्यों हो रहा है, यह अहम मामला है। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद। साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे हैं कि जी हमें हर्ड इम्यूनिटी की जाने बढ़ना है और कोशिश करनी है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि ये खुद से फैसला कर सके कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, फिर वो लोग जो वैक्सीन बना रहे हैं वो ममालिक वो पाबंदियां लगा रहे हैं। क्या इसका मकसद ये है कि सिर्फ हमारी वैक्सीन खरीदी जाए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये वैक्सीन का मामला भी जो है ये बहुत ज़्यादा ग्लोबली जो है वो जियोपॉलिटिकल जो राइवलरी है उसका शिकार हो गया है। सारी जिस तरह से सुपर पावर्स दुनिया में हैं वो अपनी अपनी मनमानी करती हैं और एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करती। इस वक्त वैक्सीन का इशू भी जो है वो उसी जियोपॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। मगर वैक्सीन्स जो हैं वो तमाम इफ़ेक्टिव हैं, जिनको भी अप्रूवल मिला हुआ है, जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट अच्छे आए हैं, वो सब अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, वो मतलब वो सब सेफ़ हैं और रिलायबल वैक्सीन्स हैं। और जिस तरह से आपने देखा है कि पाकिस्तान में ज़्यादा चाइनीज़ वैक्सीन ही इस्तेमाल हुई है और उसके साथ हमने शरह इसके जो है कोरोना की शरह में एक वाज़े कमी देखी है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स हैं और ये बीमारी को रोकने में कामयाब हो रही हैं। तो इसके ज़ाहिर है कि अब ये ग्लोबली इसको फैसले लेने पड़ेंगे और मैं समझती हूँ कि इसको बहुत हाईएस्ट फोरम के ऊपर, ग्लोबल फोरम्स के ऊपर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है और सबको एक पेज पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को किया और अब हम एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। इसके अंदर हम इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं ले सकते, जो भी डिसीजन हो वो पूरे दुनिया के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। मगर बहरहाल इस वक्त ये जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं वो कोई एक पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रही और आपस की जो पॉलिटिकल इन लोगों की राइवलरी उसको वो कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, ये भी कहिएगा क्योंकि WHO की बात की जाए तो उसकी इस ज़मन में क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से वो आगे आए और इस बात को जो है वो ठीक तरह से करे कि भाई सारी वैक्सीन जो हैं वो ठीक हैं और इसको मानना चाहिए। क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक की अगर बात करें वहाँ तो वो लोग पहले ही इस चीज़ से निपटने के लिए अपने लोगों को राग़िब कर रहे हैं, इस तरफ बड़ी मुश्किल से लेके आ रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं ऐसे में WHO की क्या जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि WHO वो अदारा है जिसको आलमी सतह पे माना भी जाता है और दुनिया के मेजॉरिटी ममालिक जो हैं वो इसकी मेंबर स्टेट्स भी हैं। ये तमाम दुनिया के ममालिक में, तकरीबन तमाम ममालिक में इसके ऑफिसेज मौजूद हैं, रीजनल ऑफिसेज मौजूद हैं और अमेरिका ख़ुद भी इसका मेंबर था। ट्रंप की किसी एक पॉलिसी की वजह से ट्रंप इसमें से बैकआउट किया था, वरना ये WHO का मेंबर अमेरिका भी था और तमाम ये जो दूसरी कंट्रीज हैं। तो अब इस वक्त बिल्कुल WHO को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो एक आलमी अदारा है और उसकी आज से पहले तो मैं समझती हूँ तमाम पॉलिसीज जो हैं वो सब उस पर एग्री करते थे और जिस वैक्सीन को वो अप्रूवल देता था। और इस वक्त जो कोवैक्स की फैसिलिटी भी जो बनी है वो भी WHO के ताउन से बनी है और वो इंश्योर कर रहा है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर भी वैक्सीन जो है वो पहुँचे और कोई मुल्क सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो WHO एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, मगर आई थिंक इस वक्त उसको एक फर्म स्टैंड लेने की ज़रूरत है और ये जितनी भी वैक्सीन्स दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं जिसको उसने अप्रूव किया और जिसकी एफिकेसी, सेफ्टी सब कुछ डिक्लेयर्ड है, उसको रिकग्नाइज करवाना चाहिए ताकि इस पेंडेमिक से मिलजुल कर हम निपटें। इस वक्त ये वक्त नहीं है कि हर कंट्री है वो अपनी अलग पॉलिसी बनाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन की सूरत हाल क्या है? क्या हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है? लोग जाना चाहते हैं, वॉक इन वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, आराम से जाएँ, तसल्ली से जाएँ, कोई शॉर्टेज नहीं है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में हमें 2-1 दिन का थोड़ा सा एक तातुल का शिकार हुई थी मामलात, वो भी इसलिए क्योंकि वॉक इन वैक्सीनेशन खुलने की वजह से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कितने लोग एक दिन में और किस सेंटर के ऊपर आएंगे। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और कुछ सेंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो गया जहाँ पर वैक्सीन की वक्ती तौर पे थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी। फिर बाकी जो हमारे पास बैकअप में वैक्सीन थी उसको रीलोकेट किया गया था, उन सेंटर्स पे भेजा गया था। कोई एक वक्त भी ऐसा नहीं था जब पाकिस्तान के पास बैकअप में वैक्सीन मौजूद नहीं थी। उस वक्त भी 10 लाख वैक्सीन जो थी वो हमारे पास स्टोरेज में मौजूद थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जिस तरह से आपने देखा है कि अब हर दूसरे दिन कंसाइनमेंट आ रही है। पिछले संडे को 15.5 लाख आई, उसके बाद ट्यूसडे को 20-22 लाख वो पहुंची और उसके बाद से मुसलसल जो है वो कंसाइनमेंट्स आ रही हैं और ये जून के आखिर तक मजीद आती रहेंगी, जो इस महीने को तो बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा और फिर जुलाई में मजीद
कंसाइनमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब फाइजर के साथ भी हमारी एग्रीमेंट हो गई है, इंशाल्लाह ताला 13 मिलियन डोजेज फाइजर की भी जो है वो पाकिस्तान ने परचेज एग्रीमेंट कर लिया है, वो भी आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। तो अब वैक्सीन की इंशाल्लाह ताला शॉर्टेज कोई नहीं है। अच्छा, हम भी उम्मीद करते हैं कि शॉर्टेज ना हो वैक्सीन की, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से हम देखें कि जो लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी जो है फ़्लाइट्स का उनको इशू हो रहा है, जैसे कि उन लोगों के पास कार्ड्स नहीं हैं वैक्सीनेटेड, जो उनके पास हो कि भाई ये वैक्सीनेटेड है, या वो जो डिमांड की जा रही है कि फाइज़र या एस्ट्राजेनेका ही लगवानी है, तो उसकी क्या कमी को पूरा किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि फाइज़र और एस्ट्राजेनेका की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, उसकी किल्लत है अभी भी। जी बिल्कुल, देखिए फाइजर तो इस वक्त चूंकि हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिली है उसकी 1 लाख डोजेज, तो वो तो उन्होंने अपनी कुछ शराइत हम पर आयद की हैं कि हमने सिर्फ हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोगों को वो लगानी है, उनको प्रायोरिटी देनी है। एस्ट्राजेनेका जरूर बाहर जाने वालों को लग रही है, पर यहाँ मैं आप सबको ये क्लैरिटी दे दूं कि अभी तक दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने ये कंडीशन रखी हो सिवाय सऊदी कि जो कि जी आप एक स्पेसिफिक वैक्सीन लगवा कर आएंगे तभी आपको एंट्री। शर्त उनकी सिर्फ ये होती है कि आपके पास कोविड नेगेटिव की टेस्ट रिपोर्ट हो और आप जब में पहुंचे तो आप क्वारंटीन करें। वैक्सीन का एडवांटेज ये होगा कि आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, वरना एंट्री किसी मुल्क ने फिलहाल आज के दिन तक बैन नहीं की। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा, दौरानिया जो बढ़ा दिया गया है उसके ऊपर अभी बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है और हमें समझ नहीं लग रही है कि वो दौरानिया क्यों बढ़ा दिया गया, किससे मशवरा करके बढ़ा दिया गया, क्या चाइना से पूछा गया कि ये दौरानिया बढ़ा देना चाहिए? जी देखिए, इसके अंदर बिल्कुल जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है वो तमाम चीज़ों का जो रिजल्ट्स होते हैं, डाटा होता है, इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो वैक्सीन यूज़ हो रही हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं उनको बहुत क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहा है। जो इसका टाइम दौरानिया जो बढ़ाया गया है उसकी एक टेक्निकल वजह तो ये है कि ताकि चूँकि बहुत बड़ी तादाद में अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं सामने आ रहे हैं कि उनको सेंटर पे आके किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े और स्मूथली ये प्रोसेस चलता रहे। मगर इसके पीछे बिल्कुल इसको इंश्योर किया गया है कि इसका दौरानिया बढ़ाने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कुछ रिसर्च में इसका फ़ायदे भी सामने आ रहे हैं कि अगर ज़रा ये गैप बढ़ा दिया जाए तो इम्यूनिटी का रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी इम्यूनिटी ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड होती है। ये शवाहिद भी हमारे पास कुछ क्लिनिकल डाटाज और कुछ रिजल्ट से आए हैं, इसलिए लोग बिल्कुल ना घबराएं और मैं बिल्कुल अश्योर करती हूँ कि ये गैप बढ़ाने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे सामने आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से डिसइंफॉर्मेशन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों में, तो लोगों में क्योंकि अफवाहें जब गर्दिश करती हैं तो गवर्नमेंट की जानिब से क्या कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है, कोई ऐसी कैंपेन्स लॉन्च की जा रही हैं कि लोगों को इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन से निकाला जाए और वो लोग जो है वैक्सीनेशन की तरफ आए कि अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकें? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि अव्वल तो जितनी अवेयरनेस सारे मीडिया ने, आप सब लोगों ने जो रोल प्ले किया है और गवर्नमेंट के भी जिस तरह मैसेजेस जो हैं, आप देखिए कि अरसा दराज हो गया, टेलीफोन जो रिंग टोन्स हैं हमारी उसके ऊपर रेगुलर मैसेजेस जाते हैं, उसके अलावा पब्लिक सर्विस मैसेजेस टीवी के ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से भी चलते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। तो इससे अवेयरनेस हुई है, तो आज हम सेंटर्स के ऊपर रश देख रहे हैं, लंबी क्यूज देख रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलिसीज को हमें चेंज करना पड़ा, ये जिसमें कि दौरानिया बढ़ाने का भी है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और इंशाल्लाह ताला जो 7 करोड़ का हदफ है 2021 आखिर तक वो इंशाल्लाह ताला अचीव हो जाएगा। पर अगर जैसे ही हमें लगा कि जो विलिंगली जो लोग आ रहे हैं, जब वो लोग सारे कवर हो जाते हैं तो बाकी लोगों तक इंशाल्लाह ताला हम लोग खुद पहुंचेंगे और उनको कन्विंस करेंगे और उनको वैक्सीनेट। बिल्कुल ठीक है, डेटा आपके पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, तो बड़ी अच्छी बात है, वैक्सीन इस वक्त मौजूद है, आप लोग जाएं खुद को वैक्सीनेट कराएं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोदी का मखसूस कश्मीरी रहनुमाओं पर मुश्तमिल APC का जो ड्रामा है वो मुकम्मल अब फ्लॉप हो गया है, क्योंकि बात की जाए मकबूजा कश्मीर की तो उसके नाम पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन उनकी जो कोशिश थी वो एक बार फिर से अब नाकाम भी हो गई है। कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मोदी का नई दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ड्रामा 3.5 घंटे बाद ही नाकामी से दोचार हो गया और मोदी ने भारत नवाज कश्मीरी लीडर्स को शीशे में उतारने की कोशिश की। 14 जमातों के रहनुमा जो हैं वो APC मीटिंग में शरीक हुए, जबकि कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने वाले हुर्रियत रहनुमाओं को
मद्दू ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, ऐसा करके भी बात नहीं बनी। जबकि हुर्रियत रहनुमाओं ने मोदी की मुलाकात को एक थिएटर ड्रामा करार देते हुए इस APC को भी मुस्तरद कर दी। जबकि मोदी से मुलाकात के बाद भारत नवाज जो कश्मीरी रहनुमा हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उनका भी यही कहना था कि हमने मोदी को वाज़ेह किया है कि कश्मीर की जो पुरानी आईनी है 5 अगस्त 2019 से पहले की जो खुसूसी हैसियत है उसको बहाल किया जाए। पहले वाली खुसूसी हैसियत को बहाल करना ही लाजिम होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। कोई हल आपके पास नहीं है। वो ये कह रहे हैं, मतलब कि साबिक वज़ीर आला जो हैं वो ये कह रही हैं कि आप तालिबान से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान से बात करें। जब पाकिस्तान बात करना चाहता है तो आप बात क्यों नहीं करना चाहते? कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक भी भारतीय हुकूमत पर बरस पड़ी हैं और इस ड्रामे को जो है सब बेनकाब कर रहे हैं और ये 3.5 घंटे चला, लेकिन उसके बाद कोई जो है मुत्तफिका बात नहीं हो सकी। वो जो अपनी मर्जी का फैसला करने के लिए रहनुमाओं को बुलाया गया था, उन्होंने भी इस बात की इजाजत नहीं दी कि मोदी सरकार आप जो करने एजेंडा बनाया गया था मोदी सरकार की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी रहनुमा फ़हीम कियानी साहब। फ़हीम कियानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जो मोदी की जानिब से अब हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी लीडरशिप को किसी नए जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या प्लान बन रहा है, आप क्या समझते हैं? समझता हूँ कि ये कश्मीरी लीडरशिप नहीं है, ये भारत नवाज लीडरशिप है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर हैं भारत की इलीगल ऑक्यूपेशन के कश्मीर में। कश्मीर की जो असल क़यादत है वो हुर्रियत क़यादत है, जिसने हमेशा आज़ादी की बात की है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात की है। तो जो भारत अगर वाकई मसले को रिजॉल्व करना चाहता है उसको पाकिस्तान के साथ और हुर्रियत क़यादत से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कश्मीरियों ने कभी भी इनको अपना लीडर नहीं माना। कश्मीरियों ने हमेशा इनके ख़िलाफ़ बात की है, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और अगर ये समझते हैं कि ये हकीकी लीडर हैं कश्मीरियों के, तो भारत यहाँ पर खुली छुट्टी दे और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को यहाँ बुलाए यहाँ पर और यहाँ पर आयशुमारी कराए, तो पता चल जाएगा कि कश्मीरियों का क्या फैसला है। अच्छा फ़हीम कियानी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर की जो रियासती हैसियत है उसको बहाल किया जा रहा है, लेकिन खुसूसी स्टेटस जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा। क्या आप ये फैसला कबूल कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरियों का जो मौक़िफ़ है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ पर आयशुमारी की जाए और कश्मीर का जो मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला है वो कश्मीरी करेंगे। जहाँ तक 370 और 35A है, इससे जो उसने 5 अगस्त को जो इक़दाम किए थे, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी थी कि उसने भारत ने वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का सिग्नेटरीज़ है, लेकिन उसने जो यूनिलैटरल जो डिसीजन लिया था इसके ऊपर इंटरनेशनल अदारों ने भी और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत को ये पैगाम पहुँचाया था कि इस तरह के इक़दाम भारत नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि मोदी को कश्मीरियों के हवाले से जितने भी उसने इक़दाम किए हैं उसको वापस लेना पड़ेंगे, क्योंकि कश्मीरियों को जदोजहद ने यह साबित किया है 73 सालों से कि कश्मीर ने पैदाइशी और बुनियादी मुतालबा हक़ उदरादियत से दस्तबरदार है। साहब, आप बरतानिया में मौजूद हैं, बड़ी तादाद में कश्मीरी वहाँ पर बसते हैं, तो ये जो मोदी की जानिब से APC का ड्रामा रचाया गया है, क्या वहाँ पर बसने वाले कश्मीरी क्या समझते हैं कि ये उसके मौक़िफ़ की पसपाई है, क्योंकि उसके बाद भी कोई फ़ैसला नहीं हो सका और जिनको बुलाया गया उन्होंने भी मोदी की बात से इनकार ही किया? जी, इसमें किसी की पसपाई और फतह नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी और ये भारत नवाज जो कश्मीरी क़यादत है ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये वाकई कश्मीरियों के मंगों के तर्जमान होते तो गुज़िश्ता 73 सालों में ये कभी भी अपने नाम निहाद इक़दार को बचाने के लिए बारगेन ना करते। शेख अब्दुल्ला से लेके अब तक की जितनी भी भारत नवाज कश्मीरी क़यादत है, इन्होंने हमेशा अपने इक़दार को बचाने के लिए भारत की हुकूमत से बारगेन की है। अपने स्टेटस को एंजॉय करने के लिए इन्होंने भारत के साथ हमेशा मुज़ाकरात भी किए हैं। तो 5 अगस्त के इक़दाम के बाद जो इनका स्टेटस को छीन चुका था, ये उस स्टेटस को की बहाली के लिए सारा इक़दाम कर रहे हैं। और कश्मीरियों की जो असल क़यादत है वो वहाँ की ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों की उमंगों की तर्जमानी की है, जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों के बुनियादी मुतालबा हक़ उदरादियत की बात की है हर फोरम्स पर।
तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी के इन माजी में भी कश्मीरियों ने इनको रिजेक्ट किया है और इनका जो मुस्तकबिल के अंदर भी जितने भी इकदाम हैं इस भारत नवाज हुकूमत के इसको जो इसकी क़यादत को रिजेक्ट करेंगे और कश्मीरी हमेशा उसी फैसले को मानेंगे या उन्हीं मुज़ाकरात को ऑनर करेंगे जिन मुज़ाकरात के अंदर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत। सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान का इस मौके पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्या 5 अगस्त 2019 के बाद से जो मकबूजा कश्मीर में तब्दीलियां आई हैं, आज़ादाना तहकीकात के बगैर पाकिस्तान मुज़ाकरात की बहाली पर आमादगी जाहिर करेगा? जी, जहाँ तक पाकिस्तान के भारत के साथ मुज़ाकरात का तल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस मसले का बुनियादी फ़रीक है और कश्मीरियों की उम्मीदों का मरकज़ भी पाकिस्तान है और कश्मीरी पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो बुनियादी मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जहाँ तक 5 अगस्त के बाद मुज़ाकरात का तल्लुक़ है, सबसे पहले तो पाकिस्तान ऑफिशियली जो शिमला अकॉर्ड से बाहर निकले और जो बायलैटरल जो मसला है ये बार बार जो दुनिया में डिस्कस हो रहा है, इससे जब पाकिस्तान बाहर निकलेगा तो दुनिया की तो जो एक मरतबा फिर इस तरफ मरकूज़ होगी। उसके बाद जो पाकिस्तान 5 अगस्त के जो इक़दाम हैं ये इसका प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए पाकिस्तान के भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। अगर ये सारे इक़दाम भारत वापस लेता है तो फिर पाकिस्तान को मुज़ाकरात में जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं। साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो कश्मीरियों की असल आवाज़ है वो आवाज़ अगर हम सुने तो वो यही कहती है कि बात करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें मोदी के साथ, क्योंकि एक ही हल है कि जो मोदी ने वहाँ पर रिवोक कर दिया था आर्टिकल 370 को, उसकी वापसी की हमें ज़रूरत है, उसकी बहाली की हमें ज़रूरत है। जो वो बहाली नहीं होगी तब तक वो कहते हैं कि हम कोई भी उसकी जो मोदी जिस तरह से हमारे पर लगा रहा है वो लगाना चाहता है हमारे ऊपर, हम उस तरह की चीज़ों में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक जो आईनी हैसियत है वो बहाल नहीं होती तब तक और मुज़ाकरात की मेज़ पर वो नहीं आके बैठ सकते। किस बात मतलब क्या चीज़ हो कि जिस पर बात की जाए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बारहा ये कह चुके हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता है और भारत जो है उसकी असल हैसियत मोदी सरकार जो है वो बहाल नहीं करता है तो फिर तब तक तो मोदी सरकार से इस पर बात भी नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए कश्मीरियों की वहाँ पे जो सूरत हाल है हमजा, जिस तरह से उन्होंने अब ये जिस तरह कल उन्होंने APC बुलाई है उस दौरान उन्होंने तमाम जो इंटरनेट की फैसिलिटीज थी वो बंद करी ताकि लोगों तक कश्मीरी जो हैं उन तक ये बातें ना पहुँच सके या उनको जो है इनसे दूर रखा जाए। अच्छा, अब इकरा देखें, हम चलते हैं ना कि हम कश्मीरियों के घरों की बात कर रहे हैं, ये कि कितनी मुश्किल से कोई घर बनाया जाता है, आशियाना बनाया जाता है और उसके लिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। और एक दूसरी तरफ मामला ये होता है कि परिंदे जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से जो है दिन रात मेहनत करके जो है ना अपना कोई घर बनाते हैं, कोई आशियाना बनाते हैं और उसमें जो है फिर जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन हमजा अब परिंदों को तिनकों से घर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे कि फैसलाबाद में मौसमी सख्तियां झेलने वाले जो पंछी हैं उनको अब मुफ्त सुकून मिलेगी, उनके लिए घर बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत रहने को घर के साथ साथ खाना भी मिलेगा उन्हें। अच्छा, और जी, और जो रंग बिरंगे आशियाने हैं उनका हुसूल कैसे मुमकिन हुआ है ये फिर हमारी जो नुमाइंदा है शाइस्ता शेख, उन्होंने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको भी दिखाते हैं, अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपना घर स्कीम के तहत तो बेघर अफराद को ताहाल आशियाना ना मिल सका, लेकिन फैसलाबाद के रिहायशी जैजी ने परिंदों को अपना ठिकाना देने की ठान ली। जैसी ने किनाल रोड की ग्रीन बेल्ट पर लगे दरख्तों पर परिंदों के लिए घर का न सिर्फ बंदोबस्त किया बल्कि इनको खुराक मुहैया करने का बेड़ा भी उठा लिया, जिस पर शहरी भी खूब दाद दे रहे हैं। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई हूँ कि बारिश वगैरह आती हैं, हवाएं वगैरह चलती हैं तो इनके घोंसले गिर जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने बड़ा महफूज तरीका इनके लिए बनाया है कि अब ये सेफ़ रह सकते हैं। तो मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगी कि इनको पानी डालें, कुछ ऐसी चीज़ें बाजरा वगैरह, ताकि हम भी इनकी हेल्प कर सकें। ये जो काम किया, ये जो वर्क हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है।
ये एक सवाब की नीयत से है परिंदों के लिए, चूँकि उनको एक महफूज पनाहगाह मिल गई है। और बाकी शहरी को भी चाहिए कि उनके लिए कुछ काम करें, उन्हें खाना पानी इस तरह से ये इस जो बनाए हैं आपने महफूज पनाहगाह उसमें डालते रहें, ताकि ये एक सवाब की नीयत से ये काम चलता रहे। जैसी कहते हैं कि मौसमी सख्तियों के बायस बहुत से परिंदे ना सिर्फ मस्कन बल्कि जान भी गंवा बैठते हैं, लिहाजा ये मट्टी की घरोंदे इनको महफूज पनाहगाह देने के साथ अफजाइश नस्ल का सबब भी बनेंगे। परिंदों का, जानवरों का मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है। शुरू से मैंने अपने घर में, अपने फार्म हाउस पे परिंदे रखे हुए हैं, बर्ड्स रखे हुए हैं, तो उनके लिए वहाँ भी मैं ये करता हूँ, बर्ड हाउस लगा के दिए हैं उन्हें, और यहाँ भी परिंदों को फीड करवा रहे हैं। और जितना आजकल सख्त मौसम है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, इनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, खाने के लिए कोई दाना नहीं मिलता, तो ये परिंदे मर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी नस्लें जो है ना वो कम हो रही हैं। जैसी को उम्मीद है कि आसमान पर छाए सुनाटे बहुत जल्द परिंदों की चहचहाहट से पुरौनक हो जाएंगे। नन्हे मुन्ने परिंदों को दिन रात एक करके अब तिनकों से घोंसला बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के शहरी इनके लिए मसीहाई की मिसाल बन चुके हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। क्या बात है जी, खुसूसी रिपोर्ट शाइस्ता ने जो तैयार कितना किया प्यारा आशियाना बनाया परिंदों का। बिल्कुल जी, इस तरह हमें करने की और इस तरह सोचने की भी तो ज़रूरत है ना, कि हम सबके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा होता है, और हमें ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किन चीज़ों को भी हमारी ज़रूरत है, किन जानदारों को हमारी ज़रूरत है, परिंदों को हमारी ज़रूरत है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और आप उनका ख्याल रखें। हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात कर लेते हैं सियासत में जिनको मुफाहमत के बादशाह कहा जाता है, बादशाह समझा जाता है। जी हाँ जी, हम बात कर रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जो कि फिर से सियासी मैदान में मुतहरिक हो गए। और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में कामयाबी के लिए बसात बिछा दी। बड़ा मुश्किल टास्क है, इतना आसान टास्क भी नहीं है कि यहाँ पर अब देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फिर काफ लीग को भी हम देख रहे हैं। खैर उन्होंने मुलाकात तो की है परवेज़ इलाही साहब से, और उन्होंने इस वक्त लाहौर में डेरे डालनी है। और ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा इंतखाबात में पंजाब में नून लीग का रास्ता रोकने के लिए मजबूत अलायंस बनाने में इस वक्त मसरूफ है। वैसे जिस तरह से परफॉर्मेंस है सिंध की, उस लिहाज से मेरा ख्याल है पंजाब में उनको जगह बनाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी, जबकि ज़राए ये बता रहे हैं। लेकिन इसमें तो परफॉर्मेंस पंजाब गवर्नमेंट की भी देखी जाएगी ना, कि पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमजा वो जो टेन्योर उनका है ना वो ज़्यादा है, 13 ईयर्स का है, इसीलिए। खैर ज़राए जो है ये भी कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के कमबैक के लिए एंटी नून लीग वोट को यकजा करने के मिशन पर भी अब काम शुरू कर दिया, जबकि सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदानों से राब्ते भी किए गए हैं। हाँ जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तो हमें पता है, उन्होंने जाके मुलाकात की है जरदारी साहब से, उसके बाद बड़ी चमकूइयाँ हो रही हैं इस मुलाकात के बाद। और अब हम देखें तो साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू साहब ने भी जो है फिर से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, जरदारी साहब खुद मुतहर्रिक हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। हसन मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। क्या हो रहा है, ये सिर्फ नून लीग का जो वोट नहीं है उसको मुतहर्रिक करना है, या नून लीग को भी कोई धचका देना है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, यहाँ पे नून लीग को धचका देना या एंटी नून लीग वोट मुतहर्रिक करना मकसद नहीं है। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवाइवल की बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पे दो ही किस्म के वोटर थे, एक भट्टो फोर्सेस और एक एंटी भट्टो फोर्सेस। हमने उसमें काफ़ी मुफाहमत की सियासत में हमारा नुकसान भी हुआ। हमने मुल्की मफादात में और कौमी मफाद में हमने ये मुश्किल फ़ैसले किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनपॉपुलर भी हुई। लेकिन एक नज़रियाती जमात है और नज़रिया कमज़ोर तो पड़ सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। तो हम तो अपनी रिवाइवल की जंग लड़ रहे हैं। अपने जो हमारे साथी थे, जो दोस्त थे, उन लोगों को दोबारा से मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें नून लीग का मैं नहीं समझता कि हमारा कोई टारगेट नून लीग है। ठीक है, बाकी नून लीग में भी कुछ लोग हमारे गए और वो भी वापस आएंगे। ये तो सियासत है, इसी तरह ही चलती है।
सही। हसन मुर्तज़ा साहब, आप नहीं समझते क्या पीपल्स पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लेने से पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस आ सकेगी? और पंजाब में पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए वापसी का रास्ता, तो सिंध में गुड गवर्नेंस के जरिए नहीं निकलता? ये बात आपने पहले भी की है। आप शायद कभी सिंध गई नहीं है, आपने सिंध देखा नहीं है। लेकिन वहाँ की हमें शिकायत तो मौसूल होती रहती है, सूरत हाल हमारे सामने ही है सिंध की। नहीं, वो शिकायत पैदा करदा होती हैं, वो शिकायत होती नहीं है। मैं आपको आज आपके चैनल के जरिए दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं, मैं आपको सिंध में दिखाता हूँ कि सिंध में हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ हुआ है, आप पंजाब में कभी सोच भी नहीं सकते। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सिंध कितना आगे है पंजाब से। मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे एजुकेशन के कितने बड़े बड़े इदारे जो है वो कायम कर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें पंजाब में बैठ कर सोचना और छोटे सूबों के बारे में ऐसा सोचना तहकीक के बगैर लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। वैसे ट्रांसपोर्टेशन का अगर निजाम देख ले सिंध में, तो वो तो हम सबके सामने ही है, ट्रांसपोर्टेशन का बुरा हाल है सिंध में। नहीं, आप सड़कें भी कह रहे हैं कि क्या सिंध की सड़कें और पंजाब की सड़कों में हसन मुर्तज़ा साहब वाकई कोई फर्क नहीं है? आप यही समझते हैं? मैं कहता हूं कि सिंध में हमारे से 1000 गुना वो आगे हैं सड़कों के हवाले से। अब कोई सिंध में आइडियल सूरत हाल नहीं रही, क्योंकि सिंध हमेशा जो है वो तनकीद का सामना भी करता रहा है, उसके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, और एक छोटा सूबा होने के नाते उसको हमेशा जो है वो जिज करने, वहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे नजरियात की सियासत है, वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, वोट तो आप पंजाब से लेना चाह रहे हैं ना, पंजाब में मुतहर्रिक हैं, पंजाब के जो वोटर्स होंगे वो भी सिंध शायद नहीं गए होंगे सर, उनको किस तरह से राम करेंगे आप लोग? सर मेरी गुजारिश सुन लेना, ये मैं आपके सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा हूँ, वगरना मुझे सिंध डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि सिंध के असरात पंजाब पर पड़ेंगे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बाकी जहाँ तक पंजाब की का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है पंजाब, सिंध से ज्यादा सीटें हम लेते रहे हैं। आज हम बुरे फेज से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमारी रिवाइवल मुमकिन नहीं है। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह रिवाइव करते हैं। अच्छा, हम एक वक्त में, शायद आपको याद हो, हमारे 3 लोग थे पंजाब असेंबली में जी। तो उसके बाद फिर हमारे 100+ भी होते रहे। ठीक है, ये आता जाता रहता है टाइम, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। मतलब कि आम तासुर ये है कि जरदारी साहब की पॉलिसियों की वजह से शायद पंजाब से सफाया हो गया था बिल्कुल पीपल्स पार्टी का, तो जरदारी साहब फिर से क्या कामयाब हो जाएंगे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को फिर से मुतहर्रिक करने में? और ख़ास तौर पे ये भी बता दीजिएगा, क्या कुछ तंजीमी जिम्मेदारियां आप तब्दील कर दी जाएंगी, कुछ और लोगों को सौंप दी जाएंगी? मैं समझता हूँ कि बीबी शहीद के बाद हमारा जो क्राइसिस था, शायद आसिफ अली जरदारी साहब ही की वजह से आज हमारा वजूद बाकी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी मुदब्बराना और अपनी दूरअंदेशी की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुत्तहिद भी रखा, यकजा भी रखा, और वक्त आने पे आसिफ अली जरदारी साहब ने वो क़यादत जो है वो चेयरमैन बिलावल के सुपुर्द भी की। और आसिफ अली जरदारी के लिए जो एक परसेप्शन कायम कर दी गई है कि पीपल्स पार्टी उनकी वजह से, तो ये वो आसिफ अली जरदारी साहब कोई पहले प्रेसिडेंट या चेयरमैन नहीं थे। आप चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि एक भुट्टो बुरा है, बाकी सारी पार्टी बड़ी अच्छी है। फिर जब नुसरत भुट्टो आई, यही कलमात दोहराए गए। जब बीबी शहीद आई, यही कलमात दोहराए गए। आसिफ अली जरदारी आए तो फिर भी यही कहा गया। और अब चेयरमैन बिलावल के लिए भी यही जो है वो माहौल बनाया जा रहा है कि बिलावल ठीक नहीं है और बाकी पीपल्स पार्टी ठीक है। लिबरल फोर्सेस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, ये अच्छी बात है कि आपको उम्मीद है और पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में कुछ जो है कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बातें, और जो मामला सिंध हुकूमत का, सिंध की गुड गवर्नेंस का, वो तो सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है, हम लोग खैर उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। और चीफ जस्टिस साहब खुद भी कराची के रहायशी हैं, वो सिंध की सूरत हाल को बहुत बेहतर से जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल के बारे में से अगर रोड मैप की बात की जाए तो वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। खैर हमजा, हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दोनों अपीलों को खारिज कर दी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज किया फैसला भी सुना दिया। हाँ जी, और फैसले में सरबरा मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ाएं बरकरार रखी गई और फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ बगैर किसी मुनासिब वजह के अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। कानून का मफरूर होने की वजह से नवाज शरीफ अपील का हक खो बैठे हैं। बिल्कुल ऐसी है, इसीलिए अदालत के जो पास नवाज शरीफ की अपीलें हैं वो मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। अदालत ने यह भी कहा है कि दरख्वास्त गुजार नवाज शरीफ जब खुद को सरेंडर करें या हुकाम उन्हें तहवील में लें तो वो दोबारा अदालत में अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तमाम तर सूरत हाल पर अब कानूनी ऑप्शंस क्या बच जाते हैं नून लीग के पास? राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नायब राजा आमिर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, क्या ऑप्शन बची है मियां नवाज शरीफ के पास? अब वापस आना होगा, वापस आकर या तो सरेंडर करना होगा, वैसे उनको उधर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर अपीलें कर सकेंगे, या कोई और ऑप्शन है, कोई रास्ता रह गया? देखिए, गिरफ्तारी की जहाँ तक बात है तो वो तो एक नामुमकिन सी बात नज़र आ रही है कि उनको यूके से आप गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि यूके के साथ हमारी कोई एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी नहीं है। नंबर 2 बात, क्या वो वापस आ जाएंगे? फ़िलहाल अगर उन्होंने वापस आना होता तो वो बहुत पहले आ गए होते, वो वापस आने के लिए गए ही नहीं थे। हाँ, अलबत्ता अदालत ने जो फैसला किया है उसमें उन्हें एक क्वेश्चन मिल गया है, एक विंडो ओपन है उनके लिए कि उसमें लिखा है कि जब भी वो सरेंडर करते हैं या अरेस्ट कर लिए जाते हैं। अब ये जब भी का जो मामला है, ये जब भी का मामला ये है कि ये ऐसे लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ की मर्ज़ी है कि जब उन्हें नज़र आता है कि कोई ऐसा यहाँ पे जो ग्राउंड पे माहौल और ऐसी चीज़ें उनके लिए अफादियत रखती हैं और सूदमंद होंगी, तो वो ये डिसाइड करेंगे कि अब वक्त है, अब मैं पाकिस्तान जाता हूँ। पहले भी उनका हाईजैकिंग केस में यही हुआ था, और वो जाके आके अपनी अपील्स जो उनसे हैं एक दरख्वास्त देंगे और मेरिट्स पे फिर उसका फ़ैसला होगा, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि वो दोबारा इसी हाई कोर्ट में, इसी अदालत में आके अपनी अपील्स की दरख्वास्त लगाएं और फिर मेरिट्स पे उसका फ़ैसला होगा। और उसके साथ वो ये दरख्वास्त लगाएंगे कि जी क्या वजूहात थी कि मैं उस वक़्त अपनी ऑडियंस नहीं पेश कर सका, मैं यहाँ पे पेश नहीं हो सकता, चाहे वो कहें कि जी इसमें कोविड का कोई इशू था, मेरी सेहत का इशू था, वहाँ से ट्रैवलिंग पे बैन था, तो देयर आर सो मैनी रीजंस। तो आई बिलीव कि नवाज शरीफ को अभी फ़िलहाल वो इस फैसले से मुतमईन होंगे और वो फ़िलहाल इस मुल्क में दोबारा नहीं आएंगे। और हाँ, अलबत्ता जो नैब की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे या जो उन्होंने दलाइल दिए थे वो यही थे कि जनाब इस केस को, चूँकि वो अपील खुद दाखिल करके मौजूद थे और फिर मफरूर हो गए, तो इस केस को मेरिट्स पे सुना जाए, यानी कि इस चीज़ को परखा जाए कि क्या ट्रायल कोर्ट में मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो एलिगेशंस थे कि अजीज़िया में या एवनफील्ड में उन्होंने रसीदें देनी थी, उन्होंने मनी ट्रेल देना था, उन्होंने बताना था कि जी ये वो सोर्स ऑफ इनकम है कि जहाँ से ये फ्लैट्स मेरे बच्चे जो कि छोटे थे तो ये इन पैसों से ख़रीदे गए। तो अदालत फिर देखती कि आया उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट में शहादत लाए हैं, एविडेंस लाए हैं, क्या वो वाकई ही वो चीज़ें साबित कर चुके हैं, वो अपने अच्छा आमिर साहब ये भी बता दीजिएगा, क्या अदालत नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गारंटी देने वाले शहबाज शरीफ को भी तलब नहीं कर सकती है? देखिए, शहबाज शरीफ को तलब करना होता तो तब भी अदालत कर लेती। शहबाज शरीफ को तो खुद अदालत ने बैरून मुल्क एक ही दिन में जाने की इजाज़त दे दी। तो हमें इन तमाम चीज़ों से ये नज़र आता है कि इस मुल्क में एक गरीब आदमी के लिए शायद अदालतों के जो फैसले हैं या जो तरीक़ेकार है वो बड़ा सख्त होता है, लेकिन ये जो इस किस्म के मजबूत और बड़े लोग होते हैं वो किस अंदाज में अब वो खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे जो सिस्टम है उसके साथ, उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है कि उनकी मर्ज़ी और उनकी अपनी जो उनको सूट करती हैं चीज़ें उस हिसाब से जो कानून को वो मोड़ रहे हैं। तो इट सीम्स कि अब अगर नैब इसमें अपील करती है और वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि जनाब ये तो इनका राइट ऑफ ऑडियंस ख़त्म नहीं होना चाहिए था, एक फ्यूजिटिव ऑफ लॉ का राइट ऑफ अपील ख़त्म हो जाता है। और अगर उसमें ये लिख दिया जाता है कि राइट ऑफ अपील ख़त्म है तो मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट खुद जाना पड़ जाता जिसके लिए उन्हें सरेंडर करना था। तो लेट्स सी
क्या अब जो नैब है वो इसमें अपील फाइल करती है या नहीं? जी ठीक है, देखना ये होगा नैब अब अपील फाइल करने जा रहा है या नहीं जा रहा। राजा आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और जो कानूनी राय थी उनकी वो हमने लेने की कोशिश की है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, बीमारी कोई भी हो उसकी तकलीफ वही जानता है जो उससे गुजर रहा होता है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ जन्म लेती हैं और फिर उनका इलाज भी मुमकिन नहीं रहता है। बिल्कुल हमजा, ऐसे ही बीमारियों में जोड़ों का दर्द नहायत नुमायां और काबिल ज़िक्र भी है, क्योंकि जोड़ों के मरज़ में मुब्तला हज़ारों मरीज़ दिन रात इसकी तकलीफ़ से गुजरते हैं और मौसम की तब्दीली के असरात उन पर बहुत ज़्यादा होते हैं। सर्दी आ जाए तो उनकी जो जोड़ों की दर्द है वो और बढ़ जाती है, और मर्दों की निस्बतन अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो इस मरज़ की ज़्यादा शिकार होती है। ख़ास तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद उन्हें जोड़ों और घुटनों वगैरह के जो दर्द हैं उनके मसाइल का सामना बड़ी तादाद में करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ऐसी ही। और इकरा, इसमें एक बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला ये है कि अगर उम्र थोड़ी सी बढ़ती जा रही है और जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, जिस्म में दर्द शुरू हो गया, तो हम ये कहते हैं ये उम्र का तकाजा है। उसके लिए कोशिश नहीं करते कि डॉक्टर साहब के पास जाएं, डॉक्टर साहब हमसे पूछें कि भाईजान ये उम्र का तकाजा तो डॉक्टर साहब है, इसका कोई हल भी मौजूद है? नहीं, उम्र का तकाजा जी। तो फिर हम कुछ भी नहीं करते, उसको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। दूसरा, फिर हम ये भी कह देते हैं क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद है ना, तो औरतों में ऐसा हो जाता है, हमें भी होता था, हमारी नानियों दादियों को भी होता था, तो फिर भी उस पर हम सोचने के गवारा ही नहीं करते कि हम डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें और पूछ लें कि कुछ विटामिन हमें दे दें या कोई हमें टेस्ट करवाने चाहिए उसके लिए। तो फिर बहुत देर हो जाती है जब तक हमें इस बात की समझ लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, तब तक इंसान जो है, क्योंकि वो जो दर्द से गुजरा है उसको पता है उसकी कैफियत क्या है, और इंसान के जोड़ जो हैं वो चलने फिरने उठने बैठने से भी वो बेचारा जो इंसान है वो तो तमाम तरीन वो ज़िंदगी जो काम है ना वो नहीं कर सकता अच्छे तरीके से जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब ना हो या उसके जो तमाम बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से काम ना करें, तब तक वो बेचारा अपना काम भी नहीं कर सकता। वो मुश्किल आती है। तो माहिर अमराज़ दर्द हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, तो शहजाद अनवर साहब, उनसे जानेंगे कि हम गलती क्या करते हैं, ये दर्द का आगाज़ कैसे होता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, जोड़ों का दर्द बहुत ही आम है, ख़ासतौर पे ख़वातीन की बात की जाए, इसकी बड़ी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? देखें जी, जोड़ों का दर्द या कोई भी ऐसा दर्द जिसको हम क्रॉनिक पेन या दायमी दर्द कहते हैं, उसका इंसिडेंस किसी भी और बीमारी से ज़्यादा है। बल्कि 2018 के अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ दिल की तकालीफ, एंडोक्राइन की जिसमें शुगर है, ये सारी चीज़ें, और कैंसर का दर्द मजमूई तौर पे मिला के भी वो मरीज़ जो दर्द की वजह से हॉस्पिटल या क्लिनिक पे जाते हैं उनकी तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। इसी सर्वे में ये पता चला कि 55% ऑफ एडल्ट्स जो 40 साल से ऊपर हैं उनको पिछले 1 साल के दौरान ऐसी दर्द हुई जिसकी वजह से उनको फिजिशियन या सर्जन से कंसल्ट करना पड़ा। अब आ जाएं इसकी वजूहात पे कि जी अधेड़ उम्र में जाके ये तकलीफ़ क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे यहाँ ख़वातीन में, मतलब मुझे पाकिस्तान में 20 साल हो गए पेन की प्रैक्टिस करते हुए, तो 70% जो मेरे पास मरीज़ होते हैं रोज़ वो ख़वातीन हैं। उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि ख़वातीन की पर्सनालिटी थोड़ी सी इनवर्ड है, वो बहुत ज़्यादा आउट गोइंग नहीं है। हमारी सोसाइटी में नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा है। सेकेंडली, जब प्रेगनेंसी में उन्होंने एक्स्ट्रा बर्डन है बॉडी पे, फिर उसके बाद डिलीवरीज़ हैं, फिर बच्चों को फीड करना है, और इस सब के दौरान क्या होता है कि जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम है, और सारी उम्र हम जो भी कैल्शियम लेते हैं वो एब्जॉर्ब होती है। जबकि सर्टन कंडीशंस में, ख़ासकर जब विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो अब इतना बड़ा पैंडेमिक है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम लोगों का सन का एक्सपोजर ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिज़िकल वर्कआउट्स ख़त्म हो गए। उसकी वजह से क्या है कि विटामिन डी लेवल्स फॉल करते हैं, तो हम जितना मर्जी दूध लें, कैल्शियम लें, वो हड्डियां उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि जब तक विटामिन डी लेवल ऑप्टिमम नहीं होगा वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो जब हड्डियों के अंदर नहीं जाएगा और इस सारे प्रोसेस में वो निकलना शुरू होगा, कैल्शियम रिजॉर्प्शन उल्टा शुरू हो जाती है। उसकी वजह से ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोप्रोसिस जो है कि हड्डियों की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो एक तो ये फैक्टर है ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोप्रोसिस। दूसरा, हम लोग वेट गेन करते हैं, ठीक है। जब हम वेट गेन करेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं वो घुटनों के जोड़ हैं।
हम जितने कदम उठाते हैं तो पूरा वेट एक पे आता है, दूसरा उठता है, इस तरह। तो वो जब वेट गेन करते हैं तो वो जो घुटनों के दरमियान एक कुदरती अल्लाह ने स्पेस और फ्लूइड रखा होता है कि हम चलें तो वो आपस में फ्रिक्शन ना खाएं। वो एक तो एज के साथ जो कार्टिलेज है वो डीजनरेट करती है, ऊपर से वेट पुट ऑन कर लिया, वो कंप्रोमाइज़ होता है। तो हर कदम के साथ जब हम चलते हैं तो लिटरली कई दफ़ा ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे रेग मार या खुश्क ईंटें रगड़ खा, इतना क्रैपिटस आता है। तो उससे वो जो कैल्शियम है वो जो भुरभुरी होकर निकलेगी वो पट्ठों में, जॉइंट के अंदर, जॉइंट के बाहर जमा होगी और वो शदीद पेनफुल तकलीफ़ है, शदीद दर्द होता है। इसके अलावा दूसरी वजह क्या है कि हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज और जंक फूड, फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी पट्ठों जोड़ों की दर्द ही नहीं, इसके अलावा बाकी बीमारियों का भी इंसिडेंस बढ़ रहा है। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से आपने कहा कि सन एक्सपोजर भी हमारा बहुत कम हो गया, पैंडेमिक की वजह से लोग एक्सरसाइज के लिए बाहर नहीं जाते, वॉक नहीं करते हैं, तो विटामिन डी के लेवल को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं? जी, उसके लिए जी सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि विटामिन मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के कैप्सूल्स और इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। तो इसका आसान तरीन तरीका यह है कि 2 लाख जो एडल्ट रिक्वायरमेंट है साउथ ईस्ट एशिया में, उसकी रिकमेंडेशन ये है कि हमें साल में 12 लाख यूनिट चाहिए। ठीक है। जो कैप्सूल मिलता है जो पैक में सिंगल होता है वो 2 लाख यूनिट का होता है। स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो ये है कि इनिशियली हम मरीज़ को कहते हैं या नॉर्मल आदमी को कि आपने एक कैप्सूल या एक इंजेक्शन लेना है और किसी दूध में डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ये बड़ी मिथ है कि विटामिन डी को दूध में नहीं, दूध में नहीं डालना, आप सिंपल वो टेस्टलेस है उसको चम्मच में डाल के लें या उसका कैप्सूल ले लें। तो 2 लाख यूनिट का एक कैप्सूल या इंजेक्शन हर 15 दिन बाद 3 माह में 6 दफ़ा लेना है। ठीक है। तो लोडिंग डोज जो है हमारी वो 1.2 मिलियन या 12 लाख यूनिट हो गई। उसके बाद लाइफ लॉन्ग हमें 2 से 3 माह बाद, क्योंकि साल में 12 लाख यूनिट चाहिए तो हर 2 माह बाद हम एक कैप्सूल लेंगे तो हमारे जो 6 कैप्सूल्स हैं वो हमारी जो मेंटेनेंस डोज है उसको पूरा करेंगे। इसके विटामिन डी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने जो लेवल्स है ये अचीव करता है। इट्स नॉट लाइक विटामिन सी या विटामिन बी की जिसकी हमें डेली ज़रूरत है। इस ये बॉडी में लेवल अचीव करता है तो हमें 2 महीने के बाद एक कैप्सूल। तो ये तमाम अडल्ट को ले लेना चाहिए, मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों, सबको ले लेना? वो बच्चे जो 12 साल से ऊपर हैं, सब एडल्ट्स, बुजुर्ग, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, सबको ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, आपने कहा कि प्रेगनेंसी के बाद जो मसाइल आ रहे होते हैं, कैल्शियम की कमी हो रही होती है, तो क्या करना चाहिए? फौरी टेस्ट करवा लेना चाहिए जिससे कुछ मालूम हो सके या फिर अपनी डाइट बेहतर कर लेनी चाहिए? जी, एक चीज़ तो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अब तो हमारी सारी गायनिकोलॉजिस्ट जो हैं वो विटामिन डी प्रिस्क्राइब करती हैं। अगर किसी खातून को उनकी कंसल्टेंट ने या गायनिकोलॉजिस्ट ने नहीं एडवाइस किया तो वो ये बात पल्ले बांध ले कि उसने प्रेगनेंसी के दौरान हर महीने या हर 2 महीने के बाद एक इंजेक्शन या कैप्सूल लेना है। अगर हम ये लेते रहेंगे और इसी तरह जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि जी हमें रूटीन में 12 लाख यूनिट्स चाहिए और प्रेगनेंसी में डिमांड थोड़ी बढ़ती है तो हम हर महीने ले सकते हैं, उसके बाद उसी तरह साल में 6 दफ़ा लेते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो है ख़ासकर जो ख़वातीन हैं, कैल्शियम जो है वो सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हार्ट के फंक्शन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए, मसल्स के लिए हर जगह चाहिए। तो हमें कैल्शियम इंटेक भी बढ़ाना है। तो उसके लिए दूध एक बहुत अच्छा कुदरती सोर्स है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, तो जिस भी शक्ल में कैल्शियम रिच फूड्स हैं वो लें। तो किसी भी शक्ल में एक तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, दूध का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं एडवाइस करते कि आप 2-2 लीटर दूध पी के अगर वज़न बढ़ा लेंगे तो इट्स यूज़लेस। तो सो बेहतर है कि वो सिंपल सप्लीमेंट लें कि जिसमें 4 से 5 दूध के बराबर कैल्शियम हो और आपका वजन भी ना बढ़ाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अर्ली एज में भी बहुत से बच्चों को भी शिकायत होती हैं कि जी हमारे पाँव में दर्द हो गया, यहाँ बाजू में दर्द हो रहा है, कंधे में, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो इसी की वजह इतनी अर्ली एज में क्यों ये दर्द शुरू हो जाते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये जो बच्चों को हमने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप पकड़ाती है। फिजिकल एक्टिविटी। आप लोग तो यंग जनरेशन है, जब हम लोग यंग थे
तो हमारी माँ बाप से डांट सिर्फ इस वजह से पड़ती थी कि हम हर वक्त ग्राउंड में या स्विमिंग पूल में पाए कान से पकड़ के लेके आते थे। और जबकि आजकल के बच्चे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं या आपके साथ वो टैब पे हैं, ये इसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। देखिए, मसल या जिसको हम पट्ठा कहते हैं, ये उसी वक्त तक मसल है जब हम इसको यूज़ करते हैं। आप किसी मसल को सिर्फ एक हफ्ते के लिए या 3 दिन के लिए उसको इमोबिलाइज या उसको बांध दें तो आपको दोबारा उसकी स्ट्रेंथ गेन करते कई वीक्स लगते हैं। तो आप इन बच्चों का अंदाज़ा करें कि जिन्होंने दौड़ के नहीं देखा, स्कूल अब आप देखें मोस्ट ऑफ द स्कूल जो हैं वो 1-1, 2-2। बिल्कुल ठीक है, बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी दोबारा से हमें बहाल तवज्जो देनी है। डॉक्टर शहजाद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब्किस्तान का आप हिस्सा बने और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उस पर हम अमल करेंगे। अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। लाहौर की बात करेंगे। लाहौर को मज़ीद खूबसूरत बनाने और सयाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत खूबसूरत लाहौर प्रोग्राम के तहत एक इजलास हुआ, जिसमें साफ खूबसूरत लाहौर के तहत 12 महकमों की सिफारिशात का जायज़ा भी लिया गया। जबकि कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि फ़रोग़ सयाहत और तफरीह के लिए शहर में 35 सेल्फी पॉइंट्स भी तजवीज़ किए गए हैं। यानी जो सेल्फी के शौकीन अफराद हैं वो इन पॉइंट्स पे जाकर यहाँ पर खूब अच्छी सेल्फीज जो है वो ले सकते हैं। जबकि कमिश्नर ने हिदायत की है कि शहर में बनने वाली रोड में बिजली की तारें ज़ेरे ज़मीन भी डाली जाएंगी। हाँ बिल्कुल, इससे भी जो है वो हम देखते हैं ना कि वो खूबसूरती थोड़ी सी हमें मांद पड़ती हुई नज़र आ रही होती है। इजलास में 29 मखसूस इलाकों में जो है ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने का फैसला भी किया गया और इस मकसद के लिए शहर के 9 जोन्स हैं जहाँ पर 29 अहम रोड कॉरिडोर्स की निशानदही भी की गई है और मंसूबे के लिए 15 करोड़ रुपए का तखमीना भी लगाया। जबकि कमिश्नर लाहौर जो है उन्होंने रिवाइव लाहौर एक प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया ये प्रोजेक्ट और इसके तहत टीपा को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है और सर्वे के लिए लिटन रोड से सिद्दीक ट्रेड सेंटर तक गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की अदाद व शुमार मुरतब भी किए जाएंगे। जबकि फिरोजपुर रोड और मॉल रोड, खयाबान जना, खयाबान फिरदौसी, केनाल रोड का डेटा भी इकट्ठा हो गया। यानी कि रिवाइव लाहौर तो फिर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमदर, लाहौर रिवाइव होगा। हाँ बिल्कुल, और ये जो सेल्फी पॉइंट्स है ना ये बड़ा इसके अंदर एक है ऐसी चीज़ के जी कि उनके लिए रख दिए गए, भाई आप सेल्फी लेना चाहते हैं आराम से ये पॉइंट्स यहाँ पे जाके सेल्फी लें। बात करेंगे कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शहर लाहौर की तज़ीनो आराइश और सेल्फी पॉइंट्स के लिए कौन कौन सी जगहों का आपने इंतखाब किया और ये क्यों किया जा रहा है, क्या ज़रूरत महसूस की गई? जी, शहर में हमने तकरीबन 35 पॉइंट्स का इंतखाब किया है जहाँ पे जो है वो सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ये ज़्यादातर तारीख़ी मकामात हैं। अच्छा। इनके ऊपर लोग जब आएंगे तो न सिर्फ उन तारीख़ी मकामात से अपने आप को रिलेट करेंगे बल्कि वहाँ पर जो है वो सेल्फ़ी पॉइंट्स भी जो पर्टिकुलरली ख़ास जगहों पर बनाए जाएंगे वहाँ पर वो सेल्फ़ी पॉइंट्स पे अपनी तस्वीर भी ले सकेंगे और ज़्यादातर जो मकामात हैं वो इसमें हमने तारीख़ी नौइयत के ही रखे हैं। अच्छा उस्मान साहब, लाहौर में देखा गया है कि बड़ी बड़ी शाहराहों को तो खूबसूरत बना दिया गया है लेकिन अगर आसपास की आबादियों की बात की जाए तो उन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। क्या आम शहरी की रहने की जगह पर भी इस बार कोई तवज्जो दी जाएगी? जी, इस दफ़ा जो हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया है, इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये है कि इसमें पूरे के पूरे लाहौर को हमने मुनासिब नुमाइंदगी देने की कोशिश की है। यानी कि अगर आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि लाहौर में 9 जोन्स हैं, हमने हर जोन से कम 2 कॉरिडोर्स का इंतखाब किया। सो हमने तमाम लाहौर को इसमें नुमाइंदगी दी है और ये जो कॉरिडोर्स हैं ये छोटे कॉरिडोर्स नहीं हैं, इसमें बड़े कॉरिडोर्स हैं और ऐसे एरियाज़ भी हैं जो इससे पहले निगलेक्टेड रहे हैं, जहाँ पे कभी किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की गई। इसलिए ऐसी जगहों पर भी हम जाएंगे जहाँ पर पहले खूबसूरती के पर्सपेक्टिव को लेके तवज्जो जो है वो नहीं दी गई होगी। कमिश्नर साहब, लाहौर में ट्रैफिक रवानी बेहतर करने के लिए कौन सी सड़कों का आपने इंतखाब किया है और ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाया कैसे जाएगा? देखिए जी, ये जितने भी कॉरिडोर्स हैं ये बुनियादी तौर पर सड़कें हैं। यानी कि ये आप ऐसे समझ लें कि एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जो कॉरिडोर है वो एक किसी न किसी ऑब्वियसली किसी रूट के ऊपर मुश्तमिल है, उस पर कोई ना कोई सड़क इन्वॉल्व है। इन तमाम कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन के अंदर हमने एक ख़ास एस्पेक्ट ये रखा है कि इसके अंदर ट्रैफिक की रवानी को
किस तरह से फ्लॉलेस बनाया जा सकता है। अगर किसी जगह पे कोई ट्रैफिक सिग्नल आना है तो ट्रैफिक सिग्नल बनेगा, अगर किसी जगह से सिग्नल रिमूव करके उसको हमने सिग्नल फ्री करना है तो इस तरह के भी 1-2 कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे कुछ एरियाज़ को सिग्नल फ्री किया जाएगा। और अगर किसी जगह पर कोई ऐसे चोकिंग पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट करके, थोड़ी बहुत डिज़ाइन की इंप्रूवमेंट कर, सड़क की जो फ़्लो है, ट्रैफिक का फ़्लो है, उसको बेहतर किया जा सकता है, तो उसको भी इस पे हमने ज़ेरे गौर रखा है। और साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलर जगह ऐसी है जहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंक्रोचमेंट की वजह से या मैन मेड इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक के फ़्लो में रुकावट आती है तो वो भी इन कॉरिडोर्स के अंदर उनको भी एड्रेस किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर ये जो खूबसूरती है, इस खूबसूरती के साथ हमने ट्रैफिक का फ़्लो और लोगों की सेफ्टी जो है उसको भी सामने रखा है। उस्मान साहब, लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो अहम शाहराहें हैं जिनको सिग्नल फ्री किया गया है, लेकिन इससे पैदल चलने वाले जो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या ओवरहेड ब्रिज बनाने का भी कोई मंसूबा ज़ेरे गौर है? जी बिल्कुल, इन कॉरिडोर्स में जहाँ जहाँ न सिर्फ सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स में बल्कि हमने इसमें ट्रैफिक पुलिस से और 1122 से ख़ास तौर पर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि वो कौन से पर्टिकुलरली एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है या जहाँ से ज़्यादातर लोग जो हैं, पेडेस्ट्रियंस जो हैं, वो रोड को क्रॉस करते हैं। इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ हम एक और इनिशिएटिव ये भी इस प्रोजेक्ट के साथ लेकर आ रहे हैं कि जहाँ सिग्नल्स हैं उन तमाम सिग्नल्स में पेलिकन क्रॉसिंग बना के जो पैदल क्रॉस करने वाले हैं उनको प्रायोरिटी पे क्रॉस करने के लिए बटन दिया जाएगा, यानी कि वो आएंगे और वो बटन प्रेस करेंगे तो जो इशारा है वो बाकी सारे के सारे इशारे बंद होके उनके लिए ग्रीन हो जाएगा और वो प्रायोरिटी पर क्रॉस कर सका करेंगे किसी भी सड़क को। जितने भी इशारे हैं उन सब इशारों को हम इस नज़र से डेवलप करेंगे कि वहाँ पर जो है पेलिकन क्रॉस प्रायोरिटी के ऊपर। कमिश्नर साहब, आप कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी मामला को देख रहे हैं, तो लाहौर में कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज पर क्या काबू पा लिया गया है? क्या अब तो लोगों को मसाइल का सामना नहीं है? किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं? जी, वैक्सीन बिल्कुल आपके इल्म में है कि वैक्सीन की जो खेप है वो पाकिस्तान भी पहुंच गई है और पंजाब में हमारे पास भी आ गई है। वैक्सीनेशन जो है वो मंडे से स्टार्ट कर दी गई है और अब इंशाल्लाह ताला ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसमें रुकावट नहीं आएगी। हम इस वक्त लाहौर के अंदर 50 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर्स बना चुके हैं और ये वैक्सीनेशन सेंटर्स ज़्यादा बनाने का मकसद ये है कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि हम उनके करीब आए हैं तो वो भी आके वैक्सीनेशन करवाएँ। हमें नंबर्स के हवाले से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, जितने ज़्यादा नंबर्स हम चाहें उतने बना सकते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि वो लोगों के लिए जो इन्वायरमेंट हम चुनते हैं वो लोगों के लिए कंड्यूसिव हो, गाड़ी खड़ी करने की जगह हो, वहाँ से एंट्री एग्ज़िट जो है वो मुनासिब हो, ऐसी जगह ना हो जहाँ पर रश हो जाए तो वहाँ पर हम कोविड की जो SOPs हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद ना कर सकें। इसलिए चंद ऐसी कंसिडरेशंस को सामने रखते हुए हम सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाते हैं। आपके इल्म में है कि हमने सेक्टोरल सेंटर्स भी बनाए, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो हमने पर्टिकुलरली लोगों को टारगेट किया है। बैंक्स के अंदर सेंटर्स बने हैं, शॉपिंग मॉल्स के अंदर सेंटर्स बने हैं, फॉर इंस्टेंस हमने PITB के अंदर सेंटर बनाया। इसीलिए इसी तरह हमने इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर सेंटर बनाया। तो बुनियादी तौर पर हम तमाम जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और अगर किसी ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जो समझता है कि उनके पास 2-2.5 हज़ार या इससे ज़ायद लोग मौजूद हैं तो हम वहाँ पर आर्जी सेंटर जो है वो 1-2 दिन के लिए भी बना के उनकी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो फिक्स सेंटर्स भी हो रहे हैं, सेक्टोरल वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं और मोबाइल वैक्सीनेशन जो है उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। मकसद ये है कि जल्द से जल्द हम अपनी आबादी को वैक्सीनेट करें। जितनी जल्दी हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में कामयाब होंगे जल्दी जो है वो हम ये कोविड की सूरत हाल से बाहर निकल सकेंगे। उस्मान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि लाहौर की इंतजामिया को इस वक्त पूरे शहर को वैक्सीन फराहम करने में कितना वक्त मजीद दरकार है? देखिए जी, हमारा टारगेट तो ये है कि हम 31 दिसंबर सन 2021 तक अपने तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर लें और इसी हवाले से जो हमारी वैक्सीनेशन के जो प्लान्स हैं वो बने हुए हैं। हमने माहाना टारगेट्स भी अपने इसी हवाले से डेवलप किए हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड तक हम अपनी लाहौर की जितनी भी हमारी आबादी है 18+ उसको वैक्सीनेट करने में इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। कमिश्नर लाहौर रिटायर्ड उस्मान सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। आगे चलेंगे और अब टैक्स के मामलात हैं जो उसमें हेरा फेरी करते हैं वो ज़रा होशियार हो जाएं, क्योंकि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि 1 जुलाई से टैक्स इक़दामात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और नए बजट में किसी टैक्स चोर को हम नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स ऑफिसर किसी टैक्स गुजार को हिरासा नहीं कर सकेगा, जबकि नए बजट में टैक्स चोर के लिए कोई भी रियायत नहीं है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने
परचून फरोशों को भी टैक्स नेट में लाने का अब फैसला कर लिया है। और वज़ीर ख़जाना ने चेयरमैन FBR को ये भी हिदायत की है कि रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है। दूसरी जानिब हड़ताल की गई थी फ्लोर मिल्स की जानिब से, और उनका भी ये कहना है, मौक़िफ़ सामने है कि चोकर और टर्नओवर टैक्स में इजाफे पर कंफ्यूजन अभी तक बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि 2 रोज़ा अलामती हड़ताल के दौरान मुल्क भर की 1500 फ्लोर मिल्स ऐसी थी जहां पर एहतजाजन उनको ताले लगा दिए गए थे, और इससे मुल्क भर में 15 लाख, जबकि पंजाब की अगर बात की जाए तो सिर्फ पंजाब में 7.5 लाख आटे के थैलों की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो गई थी, जिससे लाहौर में आटे के 1.5 लाख थैले मार्केट में नहीं पहुंच सके थे। बिल्कुल। और चेयरमैन सेंट्रल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन बदरुद्दीन काकड़ का कहना है कि अगर 30 जून को टैक्स लागू हो गए तो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए फ्लोर मिल्स बंद रहेंगी, जबकि मुतालबात की अदम मंजूरी के बायस ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल कर दी है। और इस हड़ताल के बायस अगर हमजा बात की जाए तो मुल्क भर में पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनकी भी तरसील में जो है तातुल का शिकार हो गई हैं वो, और जो मुल्क की अगर बात की जाए एक बार फिर पेट्रोल बहरान पैदा होने का खदशा भी जाहिर हो गया है। कल हम गैस बहरान की बात कर रहे थे, फिर हम उससे उठने वाले बिजली बहरान की बात कर रहे थे, और आज हम इन बहरानों की भी बात कर रहे हैं। और साथ ही वफाकी हुकूमत ने परचून फरोशों को भी जो टैक्स नेट में लाने का फैसला किया, इस पर छोटे दुकानदारों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे जानने की हमने कोशिश की है। वो क्या कहते हैं आपको पहले बता देते हैं। इतनी बड़ी मंडी है सूत्र मंडी, वहाँ गए थे, इतने बड़े भाई हैं, वो भी नहीं भी टैक्स नेट के अंदर आए हुए, तो छोटे दुकानदारों का तो अपना हिसाब भी कोई नहीं होता। ताजर तो पहले ही बहुत परेशान है, कारोबार बिल्कुल जीरो पे जा रहा है। इनको नेट पे लाएंगे तो ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको तो इतनी तालीम ही नहीं है कि जो वो अपना हिसाब किताब रखेंगे। इसका जो मामला है ना, ये तो होलसेल के लिए ठीक है, परचून वाले तो पहले चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं, काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक दिन बैठ के देखें ना, जो टैक्स वाले दुकान पे देखें क्या हालात क्या हैं, कारोबारी हालात क्या हैं, कारोबार कोरोना के बाद बेड़ा गर्क हुआ होगा। परचून पे जो टैक्स लगा रहा है, परचून में तो हम गरीबों का सब कुछ ही परचून है। ये परचून के आइटम्स पे हर चीज़ पे जो है ना वो टैक्स लगा रही है हुकूमत। वो टैक्स की वजह से चीज़ें जो है ना वो बेइंतहा महंगी हो रही हैं। तो टैक्सेस जो है ना आम गरीब आदमी पर नहीं लगना चाहिए, ये साम्राज्यों से लेना चाहिए जो करोड़पति अरबपति लोग हैं। तो ये तो लोगों की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि वो लोग तो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि टैक्स हम नहीं लगना चाहिए। हर एक कोई इस पे काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और परेशान भी हैं वो लोग सारे। इसी पर बात कर लेंगे माहिर टैक्स उमूर ज़िशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान मर्चेंट साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताएं कि जिसको भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, वो मैं ना मानूँ की रट पे होता है, ऐसा क्यों होता है? असल में टैक्स तो कोई भी खुशी से नहीं देना चाहता। टैक्स के लिए तो प्रॉब्लम ये है कि कंपल्सरीली जेब से निकालना पड़ता है, और ये दुनिया का यही रूल है। दुनिया में कोई टैक्स खुशी से नहीं देता। प्रॉब्लम ये है कि ये तो हर कोई जिसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बात की जाएगी वो रोना शुरू कर देगा, क्योंकि हम टैक्स तो देना ही नहीं चाहते। फिर हम ये कहते हैं कि टैक्स नहीं देंगे लेकिन आसाइशें हर किस्म की चाहिए, टैक्स नहीं देंगे सारी चीजें प्रॉपर चाहिए, टैक्स नहीं देंगे हेल्थ सिस्टम अच्छा चाहिए, टैक्स नहीं देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये टू वे स्ट्रीट है। जी जी, आप टैक्स देंगे, मुल्क के पास रेवेन्यू जमा होगा, फिर मुल्क जो है आपकी चीजों के ऊपर खर्च कर सकेगा। तो ये जो लोगों का ये कहना है कि हमें टैक्स नहीं देना, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर वो कमाते हैं, हाँ ये जरूर होना चाहिए कि जो लोग जितना कमाएं उनके लिए उतना टैक्स होना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था आपने जो चलाया, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू चलाए, उसमें एक हद तक बात सही है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर जो है कोई ऐसा टैक्स होना चाहिए कि जो फिक्स टैक्स की रजीम में आ जाए। यानी उनको ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें किताबें मेंटेन करनी है, उन्हें जो है पूरा रिकॉर्ड, उनको आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में लेके आए कि उनके ऊपर पहले जैसे एक छोटा टैक्स लगा दिया जाए कि भाई आपको महीने का जैसे 2000 रुपए टैक्स देना है या महीने का जो है 1500 रुपए टैक्स देना है, तो वो किसी को बारी नहीं लगेगा। अच्छा। और वो जो है सिस्टम में भी आ जाएंगे और उनकी एक कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। ये बात हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो रिटेल सेक्टर है वो हमारी जो जीडीपी है उसमें उसका जो कंट्रीब्यूशन है तकरीबन 18% है, और जो टैक्स जो है वो 1% से भी कम है। तो ये चीज को रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि टैक्स जो जितना कमाता है उस हिसाब से उसको टैक्स जरूर देना चाहिए। छोटे कारोबारी तबके को या छोटे रिटेलर्स को कम टैक्स देना चाहिए, और जो लोग ज्यादा कमाते हैं उन्हें ज्यादा टैक्स देना चाहिए।
ठीक है। अच्छा ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप नहीं समझते कि हुकूमत अगर देखा जाए तो डायरेक्ट इनकम टैक्स को बढ़ाने में खातिरहा कामयाब नहीं हुई है, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं? देखिए, आप इसका अंदाजा इसको इस तरह से करें, डायरेक्ट टैक्सेस तो लगे हुए हैं ना, रूल्स तो लॉ तो मौजूद है। अब दो चीजें हो रही हैं, जैसे आपने अभी जो ये लोगों की बातें सुनाई कि हम टैक्स नहीं दे सकते, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि आपकी हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, ये 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। इस 22 करोड़ में से जो है तकरीबन कोई जो है 30 लाख लोग टैक्स देते हैं। जो अभी इस साल का नंबर सामने आया है वो 30 लाख लोगों का नंबर सामने आया है, जिसमें से तकरीबन जो है कोई मेरे ख्याल से 8 लाख के करीब तनख्वाहदार तबका है। उसके बाद आ जाइए, जो 8 लाख माइनस कर दे तो 22 लाख लोग बचते हैं। तो 22 लाख लोग अगर आप कंपैरिजन करें तो ये आबादी का 1% बनता है कि जो टैक्स दे रहा है। इसमें से भी जो है जो 80% टैक्स देते हैं वो तकरीबन 1000 से 1500 कंपनियां देती हैं। इसका मतलब ये है कि आम आदमी तो टैक्स दे ही नहीं रहा है। तो अब जब आबादी के तनासुब से अगर आप बात करेंगे तो आपका जो डायरेक्ट टैक्स और कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा आपको कम नजर आएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये रिग्रेसिव सिस्टम है। ये अमीर और गरीब में जो है बिल्कुल कोई तफरीक नहीं करता। जो उसको कंज्यूम करेगा कमोडिटी को, वो उस पे टैक्स लग जाएगा। और इसी तरीके से जो है ये जो है इसका तनासुब ज्यादा है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में जो रिटेल मार्केट है वो दुनिया की जो है वो 11वें नंबर की रिटेल मार्केट है। तो हमारी इसी वजह से जो है कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। ज़ीशान साहब, क्या हुकूमत को डेयरी की तरह आटे और टैंकर्स पर भी जो टैक्स है वो वापस देना पड़ सकता है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आटे पे टैक्स है वो टर्नओवर टैक्स की हम बात कर रहे हैं, कि जिसको जो है 1.25% पे ले जाया गया है, जो पहले जो है 0.25% था। और इसी तरीके से जो ये ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स पे जो टैक्स 2% था, उसको जो है बढ़ाने की बात की गई है। अब यकीनन अगर ये प्राइसेस, इसका इम्पैक्ट अगर क्या होगा, अगर इस पे टैक्स लगता है तो टैक्स लगने से जो है यकीनन एक तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो ये बढ़ा देंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने का मतलब ये कि जितनी भी सप्लाई चेन है उसमें जो है कॉस्ट का इंक्रीज आ जाएगा। और जब ये कॉस्ट का इंक्रीज आएगा तो ये न सिर्फ मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, बल्कि इसके साथ साथ ये होगा कि चीजें महंगी होना शुरू हो जाएंगी और वायबिलिटी नहीं रहेगी। तो मेरे ये ख्याल है कि इसको इस तरीके से चेक करना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़े। मैं ये देख रहा था कि कुछ जगहों पे सेल्स टैक्स में जो है उनको केटर किया गया है, एग्जेम्पशन दी गई है, और कुछ जगहों पे जो है इनका टैक्स थोड़ा सा जो है उसको चेंज किया गया रिजीम को, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, एक इम्पैक्ट आ सकता है। ज़ीशान मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे का आप हिस्सा बने और जो तमाम सूरत हाल है वो आपके साथ हमने शेयर की है। और ऑयल टैंकर कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर तो यही कह रहे थे कि जी कि हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, हमें तो यही करना पड़ेगा, इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे पाकिस्तानी ख़वातीन की कामयाबियों की। तो उनका कामयाबियों का सफ़र जो है वो जारी है। नई खबर ये भी आई है कि मारूफ अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की फहरिस्त में पाकिस्तानी खातून मरियम नुसरत अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं और उन्हें फोर्ब्स की नेक्स्ट 1000 लिस्ट जो है उसमें शामिल कर लिया गया। क्या बात है, कितनी पॉजिटिव खबरें हम तक पहुंच रही हैं और पाकिस्तान का नाम ये लोग रोशन कर रहे हैं। और ज़्यादा तादाद, मुझे तो ये फील हो रहा है, इकरा को भी शायद फील हो, ये ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है, जो कि बड़े फ़ख्र की बात है। और इतना आसान नहीं होता हमारे जैसे माशरे से निकल के इतनी कामयाबी हासिल करना, तो फिर इनको सपोर्ट भी उतना करना चाहिए, इनको दाद भी उतनी देनी चाहिए और इनके लिए क्लैप भी उतना ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, मरियम नुसरत ग्रेट बैनुल-अक़वामी तरक्की के लिए गेमिंग इनकलाब की बानी है और मरियम अमेरिका की रियासत वर्जीनिया की रिहायशी हैं और उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। उन्होंने
लम्स से तालीम हासिल की और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मौशियात में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल करी। बिल्कुल हमजा, मरियम नुसरत की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 6 बरस से गेमिंग डेवलपर्स की जो टीम है उसकी सरबराही कर रही हैं वो, और फोर्ब्स के मुताबिक मरियम वर्ल्ड बैंक में तालीम की एक माहिर हैं, जबकि 2016 में बैनुल-अक़वामी तरक्की के लिए गैर मुनाफे बख्श GRID यानी ग्रिड नामी एक गेमिंग जो रेवोल्यूशन है उसको कायम किया था उन्होंने, जिसका मकसद कम लागत में मोबाइल गेम्स तैयार करना है और इसके साथ साथ ही मुस्बत माशरती तब्दीली के लिए तालीम और आगाही देना भी है, यानी कि यकीनन बहुत एक अच्छा काम कर रही है मरियम। इस प्रोग्राम के तहत जो है ना वीडियो गेम्स के जरिए समाजी और माहौलियाती आगाही भी दी जा रही है। तो मरियम को शामिल गुफ्तगू करते हैं, वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मरियम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के लिए हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है। कैसा फील कर रही हैं, पहले तो हमें ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। जाहिर है ये एक फ़ख्र का मुकाम है मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, लेकिन ये अकेले नहीं होती इस तरह के accomplishments, और it takes a village। तो मेरी टीम है मेरे पीछे, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, and that's the reason that I am here. So I'm feeling very humbled and immensely grateful, but thank you very much। अच्छा मरियम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गेम डेवलपमेंट जो है वो हर एक का उसकी तरफ रुझान नहीं होता, तो आपका रुझान किस तरह से गया, या फिर आप अमेरिका गई तो आपको इसमें दिलचस्पी हुई, आइडिया कैसे आया कि आपने गेम डेवलप करनी है? बिल्कुल, अगर आप सोचें, गेम्स एक, मैं उनको कहती हूँ देयर यूनिवर्सल लैंग्वेज। हर एक, आप जहाँ पे भी रहते हो, वीडियो गेम्स, पाकिस्तान के भी बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स को बिल्कुल अपने टैबलेट्स को छोड़ते नहीं हैं, अपने दूर नहीं होते स्क्रीन से एंड एवरीथिंग। तो उस तरह से मेरे भी बचपन में मैंने वीडियो गेम्स खेली और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो वीडियो गेम्स मैंने खेली हैं उनका मैसेज मेरे साथ ज़्यादा कायम रहा है पूरे सालों में, बनिस्बत इसके अनफॉर्चुनेटली जो स्कूलों में हम सीखते थे, राइट। एंड things that I realized, मैंने एजुकेशन में काम किया पिछले 12 साल 22 मुल्कों में, एंड वन ऑफ द थिंग्स that I see, हर मुल्क में अगर आप जाके देखें तो यही बात होती है कि एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली तालीम जो है वो बोरिंग है, वो बहुत पुराने ज़माने के तरीके से सिखाई जा रही है, और टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे चली गई है। सो ग्रेट वन वे ऑफ यूजिंग वीडियो गेम्स कि हम वीडियो गेम्स की पावर जो है उसको इस्तेमाल करके एजुकेशन में हम उसको डिप्लॉय करें। सो दैट वाज द बिग आइडिया, और पिछले 7 सालों से अल्लाह का शुक्र है दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग। ठीक है मरियम, एक ना एतराज़ भी होता है, कहते हैं ये तो बड़े प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, ये लोग ही कर सकते हैं, जो दूसरे बच्चे हैं ना वो ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकते हैं। तो ज़रा आप ये बताएं कि बहुत ही आसान सफ़र था स्कूल से लेके लम्स के बाद मैगजीन में आने तक, नाम आने तक, कितना कठिन सफ़र था ये? बिल्कुल जी, देखिए आई डू एक्नॉलेज, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं मिलती, बट आई डू थिंक कि ये अब जब आप पूरा सफ़र देखते हैं तो यू ऑलवेज एंड अप सीइंग द अप्स, कि सारी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, बट जो सख्तियाँ हैं वो हमेशा नहीं नज़र आती। तो आई एब्सोल्युटली डू थिंक कि हर एक के सफ़र में सख्तियाँ होती हैं, एंड आप जो है आप उनको हर एक अपने लिहाज से उनको ओवरकम करते हैं। बट मेरे लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक, आपका पैशन होना चाहिए, आप जिस चीज़ को दिल से आप चाहें, पर्पस होना चाहिए कि आप उसके तरफ एक डायरेक्शन से चलें, और फिर उसके बाद प्रेयर्स होनी चाहिए, दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आई थिंक कि दुआएं, पैशन और पर्पस जो है वो हर एक के पास होती हैं, उसमें ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, या आपके वालिदैन क्या करते हैं, या आपके स्कूल में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है ना फील्ड लेवल प्लेइंग हो जाती है। अच्छा मरियम, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, दुआएं तो मैटर करती हैं, लेकिन जो लड़कियां आपको फॉलो करना चाहती हैं, आप उनको कोई मैसेज भी देना चाहेंगी तो प्लीज़। एब्सोल्युटली, आई थिंक मेरा एक बहुत ये पक्का एक यकीन है कि जो लड़कियां हैं, और स्पेशली जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं, उनमें कोई ऐसी कमी नहीं है कि वो जो है वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आके दे कैन नॉट कम्पीट या दे कैन नॉट विन।
आई एक्चुअली थिंक कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं उनमें इतनी हिम्मत है, उनमें इतनी ताकत है, उनमें इतना टैलेंट है कि वो एब्सोल्युटली इंटरनेशनल अरीना में दे कैन मेक देयर मार्क। एंड मेरे लिए आई मीन इट वुड बी अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर मी कि अगर जो लड़कियां आज सुन रही हैं उनको मैं इंस्पायर कर सकूं कि मैं भी 10 साल पहले आप देखें तो आई वाज अ नोबडी, आई एम स्टिल अ नोबडी, लेकिन जो है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप हर रोज़ बस एक दिन एक वक्त पे एक दिन लेके चलें तो आप एक्चुअली अपना लोहा मनवा सकते हैं। ठीक है मरियम, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपकी टीम के क्या गोल्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, ग्रिड का काम क्या है, वो भी थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो हम अभी एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ब्रेशना। ब्रेशना का मतलब है बिजली एंड लाइटनिंग इन द पश्तो लैंग्वेज व्हिच इज माय मदर्स टंग। एंड ब्रेशना जो है जी, तो हमने उससे उसको नाम ब्रेशना रखा है। एंड ब्रेशना जो है वो आप कोई भी विदाउट एनी कोडिंग, एनी डिजाइन एक्सपीरियंस, कोई भी ब्रेशना पे आके अपनी वीडियो गेम्स बना सकते हैं। तो आपको कोई कोडिंग नहीं आनी चाहिए। एंड हमारा यकीन ये है कि टीचर्स और पेरेंट्स ब्रेशना के ऊपर आके अपने बच्चों के लिए वीडियो गेम्स बना सकते हैं, चाहे वो मैथ की गेम हो या हिस्ट्री की गेम हो। हाउ, कैसे? ये जो आप बता रही हैं ये इतना आसान वाकई है? आई वुड लव इट। सो जुलाई 15 को ब्रेशना लॉन्च हो रहा है एंड आई वुड लव इट कि आप जाके खुद ही देखें। इट्स लिटरली लाइक अ ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं, उस तरह से हमने इतना आसान कर दिया है। सारा मुश्किल काम हमारी टीम ने बैक एंड पे किया है और आपके लिए हमने इतना आसान कर दिया कि आपके पास सारे डिजाइन्स होंगे आपके सामने, आपके पास सारी कोडिंग हुई भी होगी। आपने सिर्फ आके अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी है और अपनी वीडियो गेम्स खुद बनानी है। तो आई वुड लव इट। इट्स एन ओपन कॉल टू योर व्यूअर्स। जुलाई 15 को ब्रेशना लॉन्च हो रहा है। इफ यू गो एंड रजिस्टर एट breshna.gamingfordev.com तो आप फ्री कंपटीशन है, आप उसमें आइए, कोई पैसा नहीं है। एंड उसमें एक्चुअली कंपटीशन है और प्राइजेस हैं, तो आप जीत सकते हैं प्राइजेस गेम्स बनाने के लिए। क्या बात है मरियम, बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, आप ऑफर भी किया। हम लाजमी तौर पर 15 जुलाई का वेट कर रहे हैं और इस तरह के जो लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मरियम बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी टीम भी जो है दाद की मुस्तहिक है। बिल्कुल, हमारी दुआएं भी मरियम के साथ हैं। मेरा ख्याल है प्रोग्राम को अपना यहीं पे खत्म कर देते हैं, अगली स्टोरी करने की जरूरत मेरा ख्याल है कि अगली स्टोरी करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमजा तो चाहेगा ना हो, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 6 की, जिसका फाइनल जो है मुल्तान सुल्तान के फाइनल जीत गया ना, इसीलिए अब बात करना तो अब जरूरी है ना। पहले तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, कभी फाइनल का इंतजार था। अब जो है PSL का जो ताज है वो सुल्तान्स के सर सज को है। सुल्तान जो है मुल्तान सुल्तान है। और जी अब हाँ जी मेरी दो टीमें हारी हैं, बात कर ली जाए तो वो भी बहुत जबरदस्त खेले, लेकिन हमजा को इसलिए दुख और हमजा मुल्तान सुल्तान की बात करना ही नहीं चाह रहा है क्योंकि वो अपनी टीम को लेके बड़ा परेशान है कि उसकी दोनों टीम्स ही हार गई हैं। हमजा ने कराची किंग्स को सपोर्ट किया, वो हार गई। अफसोस, अब पेशावर ज़ल्मी को इसने सपोर्ट किया, वो भी हार गया। कोई बात नहीं, अगले सीजन में देख लेंगे, अगले सीजन में इतना दूर नहीं है। और हमजा ने हारने की जो रीजंस है वो ड्यू फैक्टर और फिर कैच ड्रॉप कर दिया, इसलिए फिर उसने कहा कि ये रीजन है जिसकी वजह से उसकी टीम हारी है। लेकिन बेहतरीन सीजन हुआ, सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। मुल्तान सुल्तान्स को मुबारकबाद, तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको मुबारकबाद। चलें PCB को भी मुबारकबाद के बड़े मसाइल आए थे लेकिन जो है हम करवाने में कामयाब हो गए फाइनली। और अब टीम जो है इंग्लैंड के लिए भी जा रही है। हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर मुल्तान सुल्तान्स जो हैं पहली दफ़ा ताज उनके सर गया है और पेशावर ज़ल्मी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, कैसा देख रहे हैं आप फाइनल को? वालेकुम अस्सलाम हमजा और इकरा। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशाइन खबर है कि पाकिस्तानी जो सुपर लीग थी वो अपने अख्तिताम को पहुंची, जिसमें आपने खुद कहा कि कई अप्स एंड डाउन्स आए, उसके बावजूद इसका होना पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से एक बड़ी अहम बात थी। और अगर ये ना होती तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान होता। आप मुल्तान में जश्न मनाया जा रहा होगा, जनूबी पंजाब जो है पूरा जनूबी पंजाब वो खुशी से सरशार होगा क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहली मरतबा फाइनल में पहुंची और पहली मरतबा उसने ये PSL जीतने का एजाज़ हासिल किया। और सबसे जूनियर टीम है मुल्तान सुल्तान। जब 2016 में PSL शुरू हुई तो उस वक्त मुल्तान सुल्तान नहीं थी, तो इब्तदाई 3 एडिशन में तो नज़र ही नहीं आई। फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान की टीम आई, फिर उनको जो उनके ओनर थे उनके खिलाफ प्रॉब्लम हो गई, फिर किसी और ने खरीद ली, अली तरीन ने खरीद ली, जहांगीर तरीन के साहबजादे। फिर उसके बाद अली तरीन थोड़े क्राइसिस में आए
तो फिर आलमगीर तरीन जो जहांगीर तरीन के भाई हैं उन्होंने खरीद ली। लेकिन बहरहाल अप्स एंड डाउन्स के बाद हैट्स ऑफ टू द परफॉर्मेंस ऑफ मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने बड़ा ब्रिलियंटली परफॉर्म किया और वन साइडेड फाइनल जीता। बिल्कुल ऐसे मिर्जा साहब, वैसे हम देखिए तो टर्न अराउंड किस तरह से मतलब मुल्तान सुल्तान की टीम में है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देख रहे थे वो कोई बहुत कमजोर उसको टीम तस्वुर किया जाता है, लेकिन जैसे ही दुबई में अबू धाबी में एंट्री मारी है शेख ज़ायद स्टेडियम में, तो हम देखते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही बदल गई है। क्या इन्होंने तब्दीली की, किस तरह से टीम को लेके बढ़े कि अब हमारे सामने सूरत हाल है, फाइनल का जो ताज है वो इनके सर सज गया? देखिए कंडीशंस डिफरेंट थी। कराची में जो पहला लेग हुआ जो 4 मार्च को मुलतवी हुआ, उसके बाद उस लेग में तो मुल्तान सुल्तान की टीम सिर्फ एक मैच जीती थी, लेकिन अबू धाबी में बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नजर आई, कंडीशंस डिफरेंट थी, टीम उनकी जेल हो गई। सुहेब मकसूद जो कराची में इतनी फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आ गए, और जिस तरीके से उन्होंने 428 रन इस टूर्नामेंट में बनाए, जिस तरीके से बैटिंग की, फिर उनकी जो बॉलिंग लाइनअप में इमरान ताहिर की मौजूदगी, शाहनवाज दहानी जिन्होंने 20 विकेटें हासिल की, उसके अलावा तजुर्बाकार सुहेल तनवीर जो एक मैच के मैन ऑफ द मैच हुए, उसके अलावा मोज़ा रब्बानी, ब्लेसिंग मोज़ा रब्बानी जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से, 6 फीट 6 इंच के कद के मालिक, बड़ी उम्दा बॉलिंग की। तो टीम इनकी जेल हो गई, इनकी बैटिंग भी चल गई। शान मसूद को ये इन्होंने खिलाया, कराची में नहीं खिला रहे थे, यहाँ खिलाया और वो भी क्लिक कर गए। तो ओवरऑल सारी चीजें मुल्तान सुल्तान के हक में गई, जिसकी वजह से वो चैंपियन बनी। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, कल एक और खबर भी आई, हैदर अली की आई और उमैद की आई। हैदर तो शायद वैसे भी फाइनल ना खेल रहे होते, लेकिन इतना नॉन सीरियस बिहेवियर क्यों है? हम पिछली दफ़ा देख रहे थे तो सीनियर प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा गलतियां की थी, अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया था। जूनियर प्लेयर्स हैं, उमैद तो भी आए भी नहीं, और उनकी अगर सेलिब्रेशन देखें तो मास्क लगा लेते हैं विकेट लेने के बाद, फिर उन्होंने ये ब्रीच किया। उमैद आसिफ का ताल्लुक सियालकोट के नजदीक वाक़े डस्का से है। डस्का से एक पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर भी आया था, शकील अहमद, जो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया, और उमैद आसिफ की उम्र गुजर चुकी है, वो सियालकोट रीजन की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन ये एटीट्यूड दुरुस्त नहीं था। वो तो हमजा शुक्र करें कि आखिरी मैच से कबल ये वाकया हुआ, वरना अगर उससे पहले होते तो फिर पीएसएल को शदीद धचका लगता, क्योंकि इसी वजह से जो है वो कराची के लेग को मुलतवी करके और फिर अबू धाबी में कराया गया। तो ये खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए, बच्चे नहीं है। इस मरतबा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राडा की खिदमत हासिल की थी, उसने खिलाड़ियों को एक डिवाइस दी हुई थी कि जहां पर भी आप जाएंगे, अगर बायोसिक्योर बबल को आप ब्रेक करेंगे तो उस डिवाइस के जरिए बीप बच जाएगी, और जो वो उनके पास एस्ट्राडा वालों के। तो कल यही हुआ परसों कि ये किसी से मिले, उस बायोसिक्योर बबल को तोड़कर, क्योंकि अब रिलैक्स्ड हो गए थे, वो समझ रहे थे कि एक फाइनल रह गया, एक मैच, सब चीजें बेहतर हुई हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको ब्रीच किया, जिसकी वजह से खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अच्छा, बात कर लीजिए मोहम्मद रिजवान की, तो आप क्या समझते हैं उनको कितना फ़ायदा होगा मुल्तान सुल्तान की जीत के बाद, जिस तरह से उन्होंने पीएसएल में क़यादत की अपनी टीम की? देखिए इकरा, एक ज़माना था कि जब कराची किंग्स से खेलते थे मोहम्मद रिजवान, तो उनको खिलाया नहीं जाता था, चैडविक वॉल्टन से विकेट कीपिंग कराई जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद मैं समझता हूँ 2020 मोहम्मद रिजवान की ज़िंदगी का एक कामयाब तरीन साल साबित हुआ, और अब वो 2021 में उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से इस साल उन्होंने दुनिया भर में T20 में 1000 रन मुकम्मल किए, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बड़ा एक टर्न अराउंड आया है, मैं समझता हूँ मोहम्मद रिजवान की ज़िंदगी में भी, उनकी बैटिंग में भी। कहाँ वो खेल नहीं रहे थे, कहाँ कप्तान बन गए, और कहाँ कप्तान बने और उनकी टीम चैंपियन बन गई। तो बहुत सारी चीजें, उन्होंने रन्स भी स्कोर किए, बाबर आजम के बाद नंबर 2 बैट्समैन रहे इस पीएसएल में, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। पाकिस्तान की कप्तानी भी उन्होंने कर ली न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अब वो वाइस कैप्टन भी है, तो रिजवान के लिए अच्छा रहा ये सब कुछ। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने हमारे साथ ही मौजूद रहना, मैंने आपसे भी ये भी पूछना है कि आपकी फेवरेट टीम फाइनल के लिए कौन सी थी? मुल्तान में कुछ जश्न चल रहा है, मुल्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मोहम्मद आसिफ हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कहें कि वो कितने खुश हैं और जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो कितने खुश हैं। जी आसिफ बताइए। जी बिल्कुल, देखें रात से ही जैसे मुल्तान सुल्तान की जीत का मुल्तान के वासियों ने सुना है,
तो मुल्तान में रात से ही जश्न इसी तरह जा रहा है। रात की बात करें तो रात शदीद किस्म की जो मुल्तान शहर में आतिशबाजी की गई थी, इसके अलावा ढोल की थाप और जो नौजवान हैं मंचले हैं उनकी जानब से भंगड़े भी डालते गए और इसी तरह रात भर जश्न रहा। और अगर आज की बात की जाए तो इस वक्त मैं निजी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान पहली दफ़ा चैंपियन बना है। बड़े अरसे बाद मुल्तान की जो टीम है वो चैंपियन बनने में कामयाब हुई है और इसी हवाले से मुल्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा जी, आप टीचर हैं, कैसे देखते हैं रात की परफॉर्मेंस से, कैसी एंजॉय किया? बहुत काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रही मुल्तान, बहुत ज़्यादा, और बड़ी खुशी है कि मुल्तान ये फाइनल जीता है क्योंकि हम भी आ गए हैं फाइनल में कि हमने जीत लिया PSL में। और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस, ऐसा लगता है कि तमाम खिलाड़ी मुल्तान की टीम के मिलकर खेल रहे हैं। जी आप बताइएगा, आपने कैसे एंजॉय किया? बहुत अच्छा लगा है और एक्चुअली इसमें PSL में किसी की हार नहीं होती, यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट की जीत होती है। इससे नया टैलेंट जो है वो उभर कर आगे आता है। इंटरनेशनल हमारी जो टीम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और जो भी हारा है, जो भी जीता है, लेकिन जीत सिर्फ पाकिस्तान की हुई है और हम सब इस पे बहुत। जी यहाँ पर मजीद बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आपने कैसे एंजॉय किया रात के मैच को? माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही है। शेख मकसूद ने भी और रायल रोशन ने बहुत अच्छा स्कोर मारा। रायल रोशन ने 50 स्कोर मारा माशाल्लाह। 202.50 उनका स्ट्राइक रेट रहा है माशाल्लाह। जी मुल्तान के जो शायकी हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना था कि जो इस दफ़ा का जो टाइटल है, पहली दफ़ा टाइटल जीतने में कामयाब हुई है, जिसकी वजह से मुल्तान में जो बिल्कुल जी हम देख रहे हैं आसिफ सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़ी इकराई बहुत खुश है। बिल्कुल खुश होना चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा था, इकरा मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही थी, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे जब मैच शुरू हुआ था? ये आपकी फेवरेट कौन सी थी? देखिए सच्ची बात है, मेरी फेवरेट पेशावर ज़ल्मी थी। उसकी वजह ये थी कि 2 मैचेस उसने बड़ी मजबूत टीमों को हराया, कराची किंग्स को हराया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो चांसेस उसका था। लेकिन जहाँ तक मुल्तान की बात की, आपके नुमाइंदे आसिफ मौजूद थे, मुल्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक सुपरस्टार दिया इंज़मामुल हक की सूरत में। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले एक फास्ट बॉलर राहत अली भी आए और सुहेब मकसूद जिन्होंने एक बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी, उनका ताल्लुक भी मुल्तान से है। और अब तो मुल्तान वाले चौसा आम लगता है लोगों को तोहफतन भिजवाना शुरू कर देंगे। सोन हलवा भी मैंने कहा अब तो सोन हलवे भी खाएंगे। सोहन हलवे तो अब बहुत सारे लोग बनाने लग गए ना, तो इकरा उसमें पता नहीं चलता कि असली वाला कौन सा आम। बिल्कुल आप सीजन के हवाले से बात करें ना, ये लगता है मुझे आपका भी दिल कर रहा है कि मुल्तान की जीत के बाद अब मुल्तान से चौंसा आम आपके लिए आए। बिल्कुल मुल्तान की तो बात ही और है। और गर्द गदा गर्मा, हमजा आप खुद सोचे कि गर्द मट्टी बड़ी उड़ती है और गदा औलियाए कराम की सरजमीन, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, और फिर गर्मा यानी कि गर्मी मुल्तान की बड़ी बहुत जबरदस्त गर्मी होती है, तो एक अपनी अहमियत है। और अब जनूबी पंजाब में जश्न का समा होगा जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान क्रिकेट के सुल्तान बने। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सुहेब मकसूद की हम बात कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस तो यकीनन इन जो तमाम तर PSL के मैचेस से बड़ी ज़बरदस्त देखने में मिली। अब तो कौमी टीम में भी ऐलान हो गया उनका, वापसी हो गई है जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू से। लगता है किस्मत की देवी अब सुहेब मकसूद पर मेहरबान हो गई, क्योंकि जब सुहेब मकसूद ने अपना कैरियर शुरू किया था तो एज अ स्पिनर शुरू किया था। जिस तरह अजहर अली एज अ स्पिनर आए थे, बाद में बैट्समैन बन गए, तो सुहेब मकसूद की कमर में तकलीफ हो गई, वो फिर बाहर रहे। उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है स्पोर्ट्स साइंस एंड मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद वो जब वापस आए तो एज अ बैट्समैन, अब उनकी 4-5 साल बाद टीम में वापसी हुई है और बड़े धमाका खेज अंदाज से हुई है। दुआ करें कि उन्हें मौका मिले इंग्लैंड के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो इसी फॉर्म को बरकरार रखें। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, शुएब मलिक कल भी अच्छा खेले थे, कैच चले ड्रॉप हुआ था लेकिन बेहतर खेले, उनकी भी क्या अब जगह बनती है टीम में, या बाकी कुछ लोग जो आप समझते हैं जिनकी जगह बनती है और वो लैपटॉप में शायद आ जाएं? हमजा, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता और वर्ल्ड कप T20 अब आ रहा है अक्टूबर में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए कि हमें एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की जरूरत है और हो सकता है वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ की विकेटों पर जिस तरीके से शुएब मलिक ने बैटिंग की है, अभी उनका ये समझ लीजिए आखिरी इवेंट होगा 1999 से, अक्टूबर 1999 से वो क्रिकेट खेलने, मेरे ख्याल में उनको लेना चाहिए। लेकिन वो लैपटॉप अब बंद हो गया है, पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमजा, उसमें लैपटॉप नजर नहीं आया।
हो सकता है उसकी सर्विस के लिए कहीं भेजा उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। नहीं, अब वो कॉल्स करवा रहा है ना, वो लैपटॉप खत्म हो गया लेकिन अब वो कॉल्स पर मुंतकिल हो चुके हैं, अपनी एक्सपर्टीज उधर दिखा रहे हैं। जरा बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और इकरा की टीम मुल्तान सुल्तान जो है वो कामयाब हुई है। आगाज भी हमने मुल्तान सुल्तान से किया था, इख्तिताम भी हम मुल्तान सुल्तान से करें क्योंकि सेलिब्रेशंस तो बनती हैं भाई। मुल्तान सुल्तान पहली बार PSL का चैंपियन जो है वो बन गया है, तो बड़ा बेहतरीन खेल पेश किया है और मुझे लगता है बाबर आजम के लिए जो है ना खतरे की घंटी बजती जा रही है। मोहम्मद रिजवान परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं और कप्तान भी अच्छे उभर के सामने आए हैं, तो बाबर को भी अपनी कप्तानी में और अपने स्ट्राइक रेट पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। टीम इंग्लैंड जा रही है आज, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। और सुहेब मकसूद जो है जिस तरह से उनको भी टिकट मिल गया, अब हम शुरू से ही बात कर रहे थे प्लेइंग 11 में मिलता तो शुक्र है कि उनको भी अब टिकट मिल गया दोबारा से कौमी टीम का, तो हम उम्मीद करते हैं वो अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है। अब तो ये कहा जा रहा है कि वो सीरीज दिखाई भी जाएगी, पहले कुछ खबरें आ रही थी कि वो सीरीज नहीं दिखाई जाएगी, अब वाजोई साहब ने ये बताया कि जी कि नहीं वो सीरीज दिखाई जाएगी। बड़ा रिएक्शन भी आया था और हम उस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। इकरा के साथ मैं जश्न बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी खुश हों। इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे